आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने इस फील्ड को चुना कि आप दावत दीन का काम कर सकें? दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो इस्लाम को छोड़ना है, और अगर इस्लाम के साथ चलना है तो शायद बहुत नामुमकिन है। और आप जो है तो कैमरे पे आ रहे हैं, जबकि तस्वीर खिंचाना भी जो है तो हराम माना जाता था, तो फिर उस वक्त में आपको कैसी परेशानी हुई? ऐसा मैंने जो कॉलेज में एजुकेशन किया तो वहाँ का ड्रेस कोड ब्लेजर था, तो अगर वो ब्लेजर पहन के कभी मोहल्ले में आ जाए तो लोगों का कमेंट रहता था ये तो यहूदियों की तालीम है। लेकिन आप सही से बताइए, स्टूडेंट लाइफ में आपके क्या कारनामे रहे? ये नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स किसी चीज़ को सुन के उसका बुरा माना ले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। झगड़े भी हुए लोगों से, बच्चों से? तो झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ, उसका रीज़न ही बताता हूँ मैं। आपकी जो शादी हुई है तो वो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो मेरा निकाह का ऐसा हुआ कि 2000 सोशल मीडिया पे तकरीबन आपके 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, कितनी कमाई उससे होती है? सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर मिला ले तो मोर देन 20 मिलियन की फॉलोअरशिप है। तो आपकी ऐसी कोई लाखों में इनकम नहीं है सोशल मीडिया से? अभी हाल ही दिनों में जो है तो आपके यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी सियासत का शिकार हो गए? कि हमने जो एजेंसी से कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट की जितनी भी है, उनके सारे एजेंसी उसने कहा हमने नहीं बंद की। तो इसमें एक बड़ा मसला है कि हम कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो जो ऊपर जा रहा है उसको और धक्का दे के ऊपर बढ़ाओ। ये टांग खींचने वाला मामला अभी हालिया दिनों में औरंगाबाद की पॉलिटिकल क़यादत का आपने देखे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मौलाना आज़ाद कॉलेज से तालीम हासिल करने वाले एक आम स्टूडेंट जो शायद अपनी एजुकेशन लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कभी लेक्चर्स भी बंक किया करते होंगे, कभी कैंटीन में भी वक्त टाइम पास किया करते होंगे, लेकिन अपने चंद दोस्तों और चंद रिश्तेदारों तक जान पहचान रखने वाली ये शख्सियत आज दुनिया भर में माशाल्लाह जानी पहचानी जाती है। ना सिर्फ जानी पहचानी जाती है, ना सिर्फ इंडिया और ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर के लोग जो है तो आपको फॉलो करते हैं। कई सारे लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, तो कोई अपना रहबर मानते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे कपल्स हैं, कई सारे ऐसे मर्द और ख़वातीन हैं जो अपने निजी ज़िंदगी को लेकर आपसे मशवरे करते हैं, आपसे रहबरी हासिल करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ़ कराएँ जो हमारे शहर से ज़रूर ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन जिसे दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं, जो खुद हमारे लिए एक ऑनर है, एक एज़ाज़ है। मेरी मुराद एडवोकेट सैयद फैज़ साहब से है। सर, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है फैज़ भाई। फैज़ भाई से मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि फैज़ भाई से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। जब फैज़ भाई ने दावत दीन का काम शुरू किया था, बहुत परेशानियां उस वक्त आती थी। हम खुद एक छोटे-मोटे उसके अंदर कारकुन की हैसियत से काम किया करते थे। तो आइए आज फैज़ भाई से तफ़सीली मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फैज़ भाई अपने स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक का ये सफ़र उनका कैसा रहा। फैज़ भाई, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है शारिक़ ऑफ़िशियल में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है और कहाँ से आपने एजुकेशन ली है? जज़ाकल्लाह खैर, पहले तो यहाँ बुलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहरहाल मेरा मुकम्मल एजुकेशन जो है वो औरंगाबाद से ही हुआ, और बुरहानी नेशनल इंग्लिश स्कूल से जो है मैंने तालीम हासिल की 10th तक। 10th के बाद फिर 11th से लेकर तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक मौलाना आज़ाद कॉलेज और उसके कैंपस के अंदर जितने कॉलेजेस हैं उसी के अंदर मेरी तालीम हुई। और 10th के बाद मैंने जो है साइंस से 12th किया। उसके बाद मैंने बीएससी इन कंप्यूटर्स किया, और उसके बाद वहीं से आज़ाद कॉलेज से एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। वो करने के बाद फिर मौका मिला इस फील्ड में आए, तो फिर मैंने जो है बीजीएल किया, बैचलर ऑफ जनरल लॉ, फिर एलएलबी किया, बैचलर ऑफ लॉज, और फिर जो है बीए किया इस्लामिक स्टडीज़ में, फिर बाद में एमए किया इस्लामिक स्टडीज़ में। माशाल्लाह। और बहरहाल एक और मेरा ग्रेजुएशन जो है इस्लामिक साइंसेस में है, बीए इन इस्लामिक साइंस। जिस ज़माने में आप एमसीए कर रहे थे, उस ज़माने में कंप्यूटर की अपना एक नई दुनिया जो है तो ग्रो हो रही थी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे एक अच्छे करियर बनाने की। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने उधर अपना करियर ना बनाते हुए इस फील्ड को चुना कि आप दावत दीन का काम कर सकें? देखिए 2000 में 2001 में मैंने एमसी में एडमिशन लिया था, 3 में मेरा पासिंग है। और बहरहाल एक अच्छा फील्ड था वो, और ज़माने में काफ़ी बूम भी थी, कंप्यूटर्स बिल्कुल एकदम जिसके इब्तिदाई दौर में थे, और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में इस फील्ड से अटैच हुए आज काफ़ी अच्छे बिजनेसेस में बड़े-बड़े काम में लगे हैं। बहरहाल लेकिन मेरा थोड़ी सी एक सोच ये थी कि ये तो एजुकेशन है और ये अर्निंग का सोर्स है एक, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम सोसाइटी और समाज को भी दें, और बिलखुसूस जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ लाइफ में मेरे साथ थे,
ख़ास तौर से सोशो रिलीजियस इश्यूज जिसको हम कहेंगे, अच्छा। मतलब वो मसाइल जो मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी या समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंटिन्यूसली एक ऐसा मैसेज जा रहा था कि ये चीज़ की वजह से तुम आगे नहीं जा सकते हो, दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, मतलब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। जैसा मैंने जो कॉलेज में एजुकेशन किया तो वहाँ का ड्रेस कोड ब्लेज़र था, तो अगर वो ब्लेज़र पहन के कभी मोहल्ले में आ जाए तो लोगों का कमेंट रहता था ये तो यहूदियों की तालीम है, अच्छा। मुसलमान ऐसे कपड़े पहन ही कैसा सकता है। मतलब आज से हम 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात व्यूवर्स को समझना पड़ेगी, ये 25 साल में बहुत तब्दीली आई, बहुत ज़्यादा। मतलब 25 साल पहले मैं ये बता सकता हूँ आपको, जब इंटरनेट का दौर इतना आम नहीं था, कि मस्जिद में हम लोग जाते थे और अगर मस्जिद की टोपियाँ ख़त्म हो जाए तो मस्जिद से बगैर नमाज पढ़े कि जमात चल रही निकलते थे। आने वाली मुसल्ली हमसे पूछते थे भाई क्यों बाहर जा रहे हो, हमने कहा टोपी नहीं, तो वो भी कहते थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल चले जाइए, चूँकि टोपी नहीं ना तो नमाज नहीं हो सकती। तो वो लेवल था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल बाद जो इंटरनेट आम हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें आम हुई, नॉलेज एकदम बूम हुआ, तो इस्लामिक नॉलेज बूम हुआ, तो ये फ़ायदा हुआ था। लेकिन तब मैंने जो देखा था तो कुछ चीज़ें मुझे पुल कर रही थी हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ हराम बताई जा रही थी, हर चीज़ मुश्किल बताई जा रही थी। यंगस्टर्स को ऐसा फील हो रहा था कि अगर इस्लाम पर चलना है, मतलब दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो इस्लाम को छोड़ना है, और अगर इस्लाम के साथ चलना है तो शायद बहुत नामुमकिन है। हत्ता कि ये बात शायद आपने गौर की या नहीं की, अगर फुटबॉल खेल के कभी मस्जिद में आ जाते थे बच्चे तो ये कहा जाता था कि वो पसीना इतना आ गया, अभी तो गुस्ल लेना पड़ेगा तो अब चले जाइए। टी शर्ट्स में तो हम बाहर निकाले गए मस्जिद से, मतलब टी शर्ट पहनो चलो बाहर चलो। तो ये देखा है हमने, मतलब हम कोई 100 ईयर्स पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 25 साल। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं वो हो रही थी कि इसका क्या सोल्यूशन है। मेरा सवाल अब आइंदा यही था कि हमने बचपन से लेके आज तक के हमने हमेशा बहुत लंबे कुर्ते पैजामे और लंबी दाढ़ी और टोपी पहनकर जो है तो दीन की तबलीग करने वाले लोगों को देखा, और आपका एक नया अटायर के साथ आप इंट्रोड्यूस हुए, तो इसमें भी तो आपको परेशानी हुई होगी कि आप कोट पैंट पहन रहे हैं और आप जो है तो कैमरे पे आ रहे हैं, जबकि तस्वीर खिंचाना भी जो है तो हराम माना जाता था। तो फिर उस वक्त में आपको कैसी परेशानी हुई? तो देखिए ये सारे प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे। अच्छा। और फिर ऐसा लग रहा था कि अगर इस्लाम पर चलना है और दुनिया में चलना है तो 2 जिंदगियां जीना पड़ेंगी। एक जिंदगी मस्जिद जाते वक्त जिसमें हम कुर्ता पैजामा टोपी पहनेंगे, और एक जिंदगी ऑफिस जाते वक्त जिसमें मैं जो लिबास ऑफिस का है, जो कल्चरल लिबास है, जो हराम नहीं है लेकिन वो कल्चर है उस ऑफिस का, उस जगह का, मैं वो पहन के जाऊंगा। जैसा कोट हो सकता है, ब्लेजर हो सकता है, ये सदरी हो सकता है, वेस्ट कोट, टक्सीडोज, XYZ, जो पैंट्स पे जो हराम को जो अपने इसको ढाक सके, बस हाँ 70 मुकम्मल ढाके, जिस्म ढाके, लेकिन उसको दीनी लिबास नहीं माना जाता इन्वर्टेड कॉमर्स में कि ये दीनी लिबास तो नहीं। तो ऐसी डुअल लाइफ इंसान कैसे जिएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं फजर में ऐसा चला भी जाता हूँ मस्जिद, तो जोहर में तो मैं ऑफिस में हूँ, तो फिर ऑफिस में मैं क्या कर रहा हूँ, इन निकाल रहा हूँ, नमाज पढ़ना है ना, तो इन निकाल रहा हूँ, फिर जेब से एक टोपी निकाल रहा हूँ, उसके बाद मतलब एक अलग जिंदगी, फिर वहां से निकल रहा हूँ, फिर रेडी हो रहा हूँ। क्या मेरा ऑफिस भी मुझे उतना टाइम देगा कि मैं ये सब कर सकूँ? मतलब नमाज के लिए 20 मिनट वजू और नमाज का, तो 15 मिनट ये रेडी होने के लिए पूरा अटायर चेंज, ये चेंज, वो चेंज, तो ये बहुत बड़ा मसला था। तो बहरहाल इब्तदाई दौर में तो बहुत मुश्किलात हुई, और मैं समझता हूँ 2009 तक मैं भी कुर्ता पैजामा ही पहनता था। अच्छा। रीज़न बीइंग के लोगों में अभी वो शऊर नहीं था कि अपडेट हो। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा सताती थी, वो ये है कि वो लोग जो ये ड्रेस नहीं पहनते, उन लोगों को एक तस्वुर शुरू से दिया जा रहा है कि अगर ये लिबास नहीं पहन सकते तो दीन भी छोड़ दो, सीधा मतलब दीन छोड़ दो, इस टाइप से। ये पहनेंगे तो ही नमाज होगी, तो ही नमाज होगी, तो ही तुम स्पीच दे सकते, तो ही फला कर सकते। तो मुझे वो शिफ्ट लाना थी, तो मैं 2009 तक यही पहनता रहा। 2010 में मैंने फिर शर्ट पैंट विदाउट इन, अच्छा, ये मैंने शुरू किया। फिर धीरे 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 करके फिर सदरी वगैरह जो इस टाइप से होता है। 2014 फर्स्ट टाइम मैंने ब्लेजर पहना, ताकि जिन लोगों में मेरा काम था वो लोग ये ड्रेस पहनते हैं। सही, आम लोग थे। हाँ, और ये ड्रेस सिर्फ थोड़े बहुत परसेंटेज में नहीं पहन रहे थे कि मैं कहूँ 10%, 95% लोग ये ड्रेस पहन रहे थे, पैंट शर्ट और जो भी जैसे जीन्स, डेनिम्स और ये सब चीज़ें, टी शर्ट्स, तो ये था। और अगर मैं ये कहूँ कि 95% लोगों को आपको शिफ्ट करना है हर बार नमाज के लिए, दीनी तकरीब के लिए, पॉसिबल नहीं था। लेकिन लोग अभी वो अपडेट नहीं हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ सारी चीज़ें होती गई। आपके पॉडकास्ट या इंटरव्यू से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो आपके 2 उस्ताद हैं, एक साबिर बियाबानी साहब और एक रज़ौल्ला सर,
मैंने उनसे पूछा कि भाई फैज़ भाई का मामला कैसा था कॉलेज में? आपके लेक्चर अटेंड करते थे या नहीं थे? क्या बंक करते थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बचपन से उस बच्चे को सिंसियर देखते थे। लेकिन आप सही-सही बताइए, स्टूडेंट लाइफ में आपके क्या कारनामे रहे? बहरहाल देखिए, रज़ाउल्लाह सर हैं, उनके भाई सनाउल्लाह सर हैं, जी। जिनको हम जावेद सर, जावेद भाई, राशिद भाई, चूँकि हम लोग मोहल्ले में भी साथ रहते हैं, जी। हमारे पड़ोसी भी हो। फिर जो है साबिर बियाबानी, हाँ। ये तो मेरे से एज में बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, जी। बस थोड़े से बड़े हैं मेरे से। मतलब मैं 12th होऊंगा तो जस्ट ग्रेजुएट, 3 इयर्स का डिफरेंस होगा एज का। टीचर भी रहे मेरे बहरहाल। तो जब ये लोगों ने देखा, तो जब मैं एमसीए में था जी। बेसिकली, तो एमसीए में क्या था, थोड़ा सा बहुत सीरियसनेस थी जो कॉलेज में हम थे, स्पेशली वो डिपार्टमेंट जो टॉप बैटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था कि मतलब आप अगर एक दिन भी एब्सेंट रहे तो फिर आपसे पूछ होती थी। और जब रज़ाउल्लाह सर वगैरह जब हमारे टीचर थे वहाँ, तो वो टाइम पे तो बहुत सिंसियरिटी थी, क्योंकि उस कोर्स का डिमांड था वो, और उसके बगैर हो नहीं सकता था। लेकिन 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो 5 इयर्स है, वो उस टाइप से नहीं थे, जाहिर सी बात है। मतलब मैं ये मतलब ये नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स किसी चीज़ को सुन के उसका बुरा माना ले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था जी। और मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि हर इंसान की एक मुख्तलिफ फील्ड और सलाहियत होती। एजुकेशन में लिख कर पास होना मेरी सलाहियत नहीं थी। अच्छा। हाँ, कॉन्सेप्ट्स आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, जी। बट मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा जब आप बोलेंगे पेपर में लिखो, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। तो बहरहाल वो एज के अंदर तो फिर सारी चीज़ें जो कॉलेज में होती थी उमूमी तौर से, झगड़े भी हुए लोगों से, बच्चों से। बहरहाल वो एक नहीं बोल सकते, फॉलोअर्स को मैं कहूंगा, यंगस्टर्स को खास तौर से, उन झगड़ों को आइडियल ना बनाए। इस सैयद एडवोकेट फैज साहब की जिंदगी को आइडियल बनाए जी। आप उसको फैज कभी झगड़ा हुआ था फैज भी? फैज सैयद कर दीजिए, सैयद फैज जी, फैज सैयद साहब। तो बहरहाल तो इस टाइप से था। अब जब हम कॉलेज गए तो झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ, उसका रीज़न ही बताता हूँ मैं जी। मैं जिस इलाके से था, हाँ, वो डॉन लोगों का इलाका, जो मोहल्ला में रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, रोहिला गली। जी हाँ, पठानों का। हाँ, हम जब कॉलेज में गए तो अगर कोई सीनियर हमको सिर्फ बुलाता भी था जी कि भाई इधर आओ, क्या नाम है, कहाँ रहते बोलते बत्ती गुल रोहिला गली। रोहिला गली बोलते ही अरे जाओ जाओ जाओ, आप चले जाओ। तो वो एक जिसको तो कहेंगे मोहल्ले, अफगानिस्तान के पठान पूरी दुनिया पे असर रखते हैं, और रोहिला गली के पठान, जो रोहिला गली मशहूर इलाका है माशाल्लाह, काफी पठान हमारे दोस्त अहबाब रहते हैं, तो उसका असर कॉलेज में भी दिखने लगा है। नहीं, असर तो नहीं है, उसका इम्पैक्ट दूसरों पर था। हाँ। कि भाई ये मोहल्ले के बच्चों को आप छेड़ नहीं सकते, इनसे तो पंगा नहीं ले सकते। तो रैगिंग जैसी चीज़ ही ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वही था कि मतलब दोस्त अहबाब के साथ जब कॉलेज में कॉमन ऑफ्स हो रहे हैं, वो बिल्कुल होते ही थे कॉलेजेस में और सब जगह होता। आपके अक्सर लेक्चर्स में आप शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, अज़वाजी ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो मैं जब तैयारी कर रहा था तो कई सारे लोगों ने पूछे कि फैज़ भाई से ज़रूर पूछना कि आपकी जो शादी हुई है तो वो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अच्छा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपने पसंद करके बता दिए थे घर। हाँ, तो मेरा निकाह का ऐसा हुआ कि 2000 मतलब मैं 21 ईयर्स का जब हुआ जी, तो मैंने जस्ट वालिदैन से कुछ चीज़ का बताया कि ऐसा ऐसा निकाह करने का प्लान है, लेकिन फिर मैं काम में थोड़ा सीरियस हो गया ये वर्क में, और वो फिर एक ज़िंदगी का बड़ा वक्त मेरा ऐसे ही निकल गया जो मुझे भी महसूस नहीं हुआ। इवन पेरेंट्स बोलते रहे कि शादी कर लो, शादी कर लो, बट मुझे लगा कि नहीं, ये सेट कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो सेट कर लेंगे, कर लेंगे। और इस पीरियड में मैं 28 ईयर्स का हो गया। अच्छा। 7-8 ईयर्स कैसे क्या मुझे भी नहीं पता। अच्छा। और उसके बाद जब वालिदैन का, वालदा का ऐसा था कि वालदा ने हमारे एक जानने वाले थे, अमरावती के एक दाई थे, अब्दुल अहद साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन पर रहम करे। आमीन। तो उनसे एक बार वालदा ने कंप्लेन की कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है शादी करने का इरादा ही नहीं है इसका, शायद इसने ऐसे उलमा की वाक़यात पढ़ ली कि जिन्होंने बगैर निकाह किए कि ये काम किया। तो बहरहाल उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, और हालांकि एज बहुत मतलब बहुत बड़े थे, वो मेरे दादा की उम्र के थे अब्दुल अहद साहब। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी वो फैज़ भाई बोलते थे। अच्छा। जब भी मिला, अरे फैज़ भाई कर लो भाई शादी, ये हो गया। तो फिर मैंने, हमारे वालिद सऊदी में जॉब करते थे, आए हुए थे जाने लगे, तो मैंने जाने से 2 दिन पहले उनसे कहा कि 2 घर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आप वहाँ फर्स्ट घर में रिश्ता ले जाइए, वो ना बोले तो सेकंड घर में ले जाइए, और जहाँ भी हो आपका जाने का 2 दिन है, अगर 2 दिन में हो जाए तो ठीक, या आप छुट्टी को एक्सटेंड करते होंगे तो कर दीजिए। अच्छा।
तो वो उठे और फर्स्ट जो मैंने घर आइडेंटिफाई किया था, अब सवाल ये था कि अरेंज मैरिज है लव मैरिज। हाँ, तो बेसिकली मैरिज जो है वो अरेंज है इन द सेंस के जो सिस्टम होता है कि मतलब मैंने लड़की को देखा नहीं, कभी उससे पहले बात नहीं की, कभी मैंने उसको कॉलेज में भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं होता उस सेंस में नहीं है, जी, क्योंकि मेरी अहलिया को मेरा एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो वो उस वजह से मुझे वो कुछ भी नहीं पता, बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं पता था। बट जो मेरे एक दोस्त थे, समझो मेरी अहलिया में तो जो मेरे साले हैं, जी, जी, वो मेरे पास मेरे स्टूडेंट थे, ओके, तो मेरे पास आते थे, सीखते थे, करते थे। तो घर के माहौल के बारे में कुछ इंसान को उससे टच रहता है हाँ, कि ये ऐसा घर का माहौल है, ये है। और मेरे से 2 घर बाजू ही रहते थे, अच्छा, मतलब कोई डिस्टेंस भी नहीं था। हुँ, बट ऐसा कभी ऐसा रेगुलर देखना वगैरह हुआ ही नहीं कभी। जी, रीज़न मीन कि एज डिफरेंस ऐसा था, बस हमने ठीक है, कभी फैमिली अच्छी है, खानदान फैमिली अच्छा अच्छी, तो है, ये माहौल चीज़ अच्छा है, ज़हन तो में वो थी। एक आपको मुतासिर करने वाली बातें थी? तो वालिद साहब फर्स्ट वही घर चले गए सीधा। अच्छा, फर्स्ट घर गए और मुझे आके बोले कि वो उन्होंने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया तो, और वो रेडी भी हो गए 2 दिन में शादी के लिए। अच्छा, तो माशाल्लाह, मैं क्या करता हूँ, वलीमे के लिए 2-3 डेज़ का एक्सटेंशन लेता हूँ बस। जो उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही थी तो 1 वीक का ले लेता हूँ, तो हम कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब वो जो भी हॉल में जा रहे हैं वलीमे के लिए, तो हॉल खाली नहीं, हुँ, चूँकि वो मंगल के दिन रिश्ता तय हुआ था। अच्छा, अच्छा, क्या करेंगे? तो मैंने कहा एक काम करो, सैटरडे के दिन कर दो फिर। हुँ, तो कुछ लोग रिलेटिव्स थे, वो सैटरडे तो शादी नहीं करना, वलीमा करो आप। अच्छा, वहाँ पर सिस्टम है ना, हाँ, हाँ, शादी होती या तो जुमा, जुम्मे के दिन, फिर होती इतवार या पीर, हुँ, फिर मंगल को नहीं होंगी, हुँ, फिर बुध को नहीं होंगी, फिर जुमेरात होती है, जी, जुमेरात जुमा। जुमेरात, जुमा, क्योंकि कुछ लोग दिनों को हमने अच्छा और बुरा माना हुआ है, एक समाज की एक सोच। जी, हालांकि अगर कोई बोले कि नहीं सैटरडे मतलब जुमा को छुट्टी होती है, जुमा को तो कोई छुट्टी होती नहीं स्कूल कॉलेजेस को, पहला एक सिस्टम था। तो लोगों ने कहा नहीं सैटरडे मत करो, ठीक है। मैंने कहा खाली दिन वही है और मंडे के संडे के दिन हॉल भी मिल रहा है, हुँ, तो फिर हम कर लेते हैं। तो बहरहाल इस तरह से बहरहाल निकाह हुआ। आपने दारुल उलूम देवबंद से फ़ाज़िल दीनियात की डिग्री हासिल की, तो कई सारे आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग कहते हैं कि फ़ाज़िल दीनियात की डिग्री हासिल करने के बावजूद भी आप मौलाना का लफ्ज़ अपने नाम से पहले इस्तेमाल नहीं करते, जी, एडवोकेट फ़ैज़ सैयद जी। लगाते, तो क्यों मौलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता? एक्चुअली जो मदरसा है वो देवबंद में ही है, लेकिन वो दारुल उलूम नहीं है। ओके, उसका नाम है जामिया दीनियात अच्छा, उर्दू देवबंद, ये ऑफिशियल उसका नाम है। ये इदारा शायद 65 में क़ायम हुआ था। ओके, इस इदारे का मकसद ये था कि जो लोग स्कूल कॉलेज से पढ़ते हैं हुँ, और वो बाद में अपनी ज़िंदगी के एक उम्र में जाके कुछ दीनी कुछ इल्म हासिल इल्म करना हासिल चाहते हैं, तो जी, वो करें। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि जी, जब मैं काम करना शुरू किया तो लोग कहने लगे कि आप तो आलिम नहीं, आप तो आलिम नहीं। अब मैंने हुँ, तलाश किया उस ज़माने में हुँ, सबसे करीब कौन सा मदरसा है या कौन सा मदरसा जो ऑनलाइन डिग्री देता है। जी, तो मुझे पता चला जामिया दीनियात एक है, फिर एक जामिया मलीरकोटला के अंदर भी एक इदारा है, वो हाँ, देता है। और साउथ इंडिया में एक उमराबाद है, लेकिन वो आफ्टर 10 था और 5 ईयर्स रेसिडेंशियल था। अच्छा, जबकि ये कोर्सेज़ 4 ईयर्स ऑनलाइन था, ऑनलाइन तो नहीं थे उस ज़माने में, फासिलाती जिसको बोलते थे आपका, हाँ, पोस्टल डिस्टेंस जी, लर्निंग था। हुँ, तो डिस्टेंस लर्निंग था, उसका सेंटर औरंगाबाद था। अच्छा, तो मैंने फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब जो क्वेश्चन है कि मैंने फिर वो क्यों नाम के आगे नहीं लगाया? हुँ, देखिए ऑलरेडी मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपको या हमने एक जो मदारिस से जो लोग फ़ारिग होते हैं उसको एक प्रोफ़ेशन ही बना दिया। हुँ, जबकि वो तो इल्म था, उसका प्रोफ़ेशन बनाना ज़रूरी नहीं था। मैं आलिम होकर एक इंजीनियर भी बन सकता था, जी, मैं आलिम होकर इलेक्ट्रीशियन भी बन सकता हूँ, यस, मैं आलिम होके ऑटो ड्राइवर भी बन सकता हूँ, मैं हुँ, आलिम होके बिज़नेस भी चला सकता हूँ। हुँ, हमने बोला आलिम होके सिर्फ़ आलिम बनो, और आलिम की फ़ील्ड में तो कोई मैं समझता हूँ 25 साल क्या पिछले 250 सालों से कोई अपग्रेडेशन नहीं है सैलरी सही, के मामले में। सही, सही, नथिंग, मतलब हुँ, आज भी मस्जिद के इमाम 5-6 हज़ार रुपए पे सर्वाइव कर रहे हैं, अल्लाह हुँ, रहम करे उन हुँ, पर। हुँ, बहरहाल, तो ये हालत है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, और अगर मैं वो डिग्री के साथ फिर अपने आगे मौलवी वगैरह कुछ लगा लेता, फिर मसला वही कि अवाम बोलती है तो हमारा आदमी नहीं है। हुँ, आप बीच में रहना चाहते थे उनको लोगों के, लगना चाहिए कि हमारे मैं बीच का बंदा हाँ, है, दुनिया भी गेन कर सकता हूँ, दीनी इल्म भी हासिल कर सकता हूँ, साथ में बिज़नेस भी कर सकता हूँ, साथ में ऐसे कपड़े भी पहन सकता हूँ, और रिलीजन मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, सब जगह एप्लीकेबल है। जी, मतलब जी, ऐसा जी, नहीं है कि मस्जिद में जाऊँ तो फिर मैं मुसलमान हूँ और बिज़नेस पे रहूँ तो फिर shrewd एकदम हुँ, कनिंग बिज़नेसमैन हूँ, जो चाहे कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। तो मैं चाह रहा था वो इमेज नहीं बदलना चाहिए। तो अगर मैं मौलवी लगा लेता, जी, तो प्रॉब्लम ये था कि फिर मुझे वो अवाम अपनी कैटेगरी से निकाल देती। जी, जी, तुम तो खवास हो गए, अब जाओ। हाँ, हाँ, तो मुझे तो काम जिनमें करना था, मैं तो चाह रहा था कि मैं उन जैसा लगूँ, जब तक कि वो चीज़ हराम नहीं है। मैं ये जी नहीं हाँ, कह रहा जी हूँ कि हाँ, कोई शराब पी रहा है तो मैं शराब पी के दावत दूँगा, कोई हाँ, जुआ का, वैसा नहीं। नहीं, नहीं, लेकिन जो हलाल चीज़ें वो तो कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर वो नहीं लगाते हुए मेरे एमसीए की डिग्री भी, खैर वो तो कोई प्रोफेशनल डिग्री थी भी नहीं, इन द सेंस कि नाम के आगे लगे। जी, जी, तो एडवोकेट एक ऐसी डिग्री जो नाम के आगे नाम लगती है के आगे अमूमन, 2 ही है, डॉक्टर और एडवोकेट्स। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
कि आप फिर आप जो है तो तबलीग दीन से कुछ इनकम होती जी, है, उसी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखे हैं, या फिर आपके कुछ सोर्स ऑफ इनकम दूसरे भी है, जी। ये समझना चाहते हैं जी। मैं। तो देखिए बिज़नेस के मतलब शुरू से मेरा एक ये रुझान था और हमारे एक उस्ताद भी थे जो इस फ़ील्ड के अंदर रियाज़ मूसा मलाबारी जी, रहमहुल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत करे, रहम जी, करे। ये केरला से इनका ताल्लुक़ था और मल्टीपल लैंग्वेजेज़ माशाअल्लाह बोल लेते थे और मैं एक बहुत यंग एज में इनसे 99 2000 में इनसे मिला था। जी, ये जाकर नॉन मुस्लिम में इस्लाम का क्लैरिफ़िकेशन देते थे ओके, और इन्होंने कई मदारिस के अंदर 1 साला कोर्स चालू करवाया था दावती फ़ील्ड के अंदर, ख़ास तौर से उमराबाद में। उसके बाद इवन नदवा वगैरह में भी कोर्सेज़ चालू हुए, सेम आई मतलब 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, अ ईयर, 6 मंथ। तो इनका इनका इनके साथ मैं जब रहा तो ये हमेशा मुझे बोलते थे, ये खुद एक फार्मासिस्ट थे प्रोफ़ेशन से। अच्छा, और वो थोड़ा-सा मलयाली थे तो फ़ैज़ की जगह फ़ाइज़ बोलते थे। अच्छा, बोलते फ़ाइज़ ऐसा डिपेंड नहीं रहने का किसी पर। हाँ, जब ये फ़ील्ड में काम करने का तो अपना पैसा खर्च करके करने का। जब कहीं जाने का, अपना पैसा खर्च करके जाने का। माशाल्लाह, और ये फ़ील्ड में देने वाले बनने का। अगर ये फ़ील्ड में लेने वाले बनेगा, तो काम नहीं होगा तेरे से। बाद में थोड़ा असर अरी-तुरी पैदा बात नहीं करते होगा, हैं, हाँ, हाँ, तेरे हाँ, से काम नहीं होगा। तू लोगों की तरफ देखता रह जाएगा। तो बहरहाल उनका मशवरा था, वालिद साहब का भी ये था कि अगर तुमको ये करना है, ये फ़ील्ड में, तो आगे जो एजुकेशन है वो चलने दो, बिज़नेस शुरू करो। तो अच्छा, मैंने एमसीए से पहले मेरा बिज़नेस शुरू कर दिया था। मैंने बीएससी 2000 में कंप्लीट किया। हुँ, 2001 में मैंने सिटी चौक में ही यहाँ एक शॉप डाली थी, लिबरल एंटरप्राइज़ेज़ के नाम से। जी, और मैंने जो है कुछ मोबाइल्स उस ज़माने में आते थे जो कि नोकिया से हटकर ब्रांड्स थे। उस अच्छा, ज़माने में सैमसंग भी बहुत मशहूर नहीं था। जी, नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था और उसके अलावा कई अलग-अलग आते थे। सेजम बोलकर एक फ्रांस हुँ, से आता था, बर्ड बोलकर एक हांगकांग से आता था। तो ऐसे कई थे, जिसको उस ज़माने में कहेंगे कि ग्रे मार्केट एक एक तरह हुँ, से, वो ग्रे हुँ, नहीं था, वो चाइना से नहीं आते नहीं थे, आता लेकिन था, एक तरह से वो नोकिया नहीं है तो फिर दूसरा कोई ब्रांड था नहीं उस ज़माने, हुँ, सोनी के कुछ आते थे। हाँ, तो मैं उनका बिज़नेस करता 2001 में मैंने शुरू किया। जब मैं एमसीए फर्स्ट ईयर में था जस्ट, जी, वहाँ से मेरा फिर सफ़र शुरू हुआ। फिर वो बिज़नेस के साथ हमने कुछ और बिज़नेसेस वॉचेस का इसका अटैच की। 2003 में फिर मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और हमारे एक दोस्त के साथ मैंने एक टू व्हीलर की शोरूम में पार्टनरशिप की। फिर वो माशाल्लाह, बिज़नेस भी 2017 तक हम लोग करते रहे। उसके बाद वो जो बिज़नेस था मेरा 2001 का, वो भी चलता रहा। फिर बीच-बीच में हम लोग कुछ चीज़ों में आते रहे। लेकिन ये बात मैं बता दूँ कि 2014 के बाद जब से मेरा चेहरा यूट्यूब वगैरह फ़ेमस हुआ, मैंने किसी के साथ भी मेरा चेहरा देकर बिज़नेस नहीं किया। ये अच्छा, मेरा रूल रहा लाइफ़ का। मैं कोई हज और उम्रा ट्रैवल से फ्री नहीं गया, ना किसी को मैंने अपना चेहरा इस्तेमाल करने दिया आज तक। जी, आज भी लोग ऑफ़र देते हैं कि भाई फलाँ पूना में एक बड़ा टाउनशिप बन रही है, आप एक आ जाइए, फ्लैट आप ले लीजिए। जी हाँ, बट आप खड़े रहिए वहाँ, हाँ, चूँकि ये मुस्लिम है या कभी कोई मुमरा से कॉल करता, कोई भिवंडी से, मैं कहता नहीं जज़ाकल्लाह। ये चेहरा इसके लिए नहीं बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने इस चेहरे को इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो हमारी पूरा इतनी जो मेहनत थी सब पानी भर जाएगा। पानी पूरी, कि हमने अर्न कर लिया ना उससे। हुँ, ठीक है, आपका फ्लैट करोड़स में, लेकिन मुझे पता है आप उससे ज़्यादा करोड़स कमाएँगे मेरी वज़ह हुँ, से। हुँ, लेकिन ये तरीक़ा नहीं है। हुँ, तो मैं 2014 के बाद किसी के साथ भी ऑन पेपर अपनी तस्वीर देके बिज़नेस में लगा। हाँ, अच्छा, डीलिंग्स करता हूँ, कारोबार जैसे करते लैंड रहते हैं, डीलिंग्स है, हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, माशाल्लाह, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऑन किसी को पेपर नहीं पे पता। नहीं, हाँ, रीज़न के मतलब लोग एडवोकेट वो फैज़ का शख्सियत का फ़ायदा वो नहीं उठाकर बनेगा। फिर वो बाद में कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो फिर नहीं, वो वो तो ठीक है, वो गलत होगा तो लोग तो आके मुझे पकड़ सकते हैं, वो एक जी, अलग चीज़ है। लेकिन चेहरे से नहीं बेचना चाहिए कोई चीज़, अल्लाह ने बिल्कुल, उसके लिए ये चेहरा नहीं दिया, बिल्कुल, ये माशाल्लाह। अननेसेसरी यूज़ है। तो बहरहाल खामोशी में सारी चीज़ें चल रही हैं अब पूछना और तो नहीं चाहिए, आम तौर से किसी औरत की उम्र और मर्द की इनकम पूछी नहीं जी, जाती है, जी, लेकिन सोशल मीडिया पे तकरीबन आपके 50 लाख से ज़्यादा जी, फॉलोअर्स है। कितनी कमाई उससे जी। होती है? तो देखिए सोशल मीडिया पे और उस अल्हम्दुलिल्लाह कमाई का आप करते क्या हैं? जी, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को अगर मिला लें तो मोर देन 20 मिलियन की फॉलोअरशिप है। जी, हम लोग ऐसे-वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी है जो प्लेटफ़ॉर्म्स पे जनरली हम प्रमोट नहीं करते कि यहाँ रहो, अच्छा, लेकिन लोग काम करते हैं उसपे। ओके, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, बस वो हाँ, टिकटॉक के टाइप की जी, चीज़ें हैं, जी, गाने बजाने। जी, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ आप कुरान और सुन्नत की बात रख सकते हो और हम रख रहे हैं। जिसको मैं माशाल्लाह, ऐसा तस्वुर करता हूँ कि एक मेला लगा है, हाँ, और मेले मेले में में सब बिकता है, हलाल हराम सब बिक रहा है। जी हाँ, जी हाँ, कोई आदमी हराम चीज़ बेच रहा है, मैं हलाल बेच रहा हूँ। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स तो ऐसे हैं जहाँ एक प्लेटफ़ॉर्म है, नाम नहीं लेता हूँ बहरहाल, वहाँ जी, मेरे 12 मिलियन फॉलोअर्स माशाल्लाह, हैं उस एक प्लेटफ़ॉर्म पर। या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उतने फॉलोअर्स उनके नहीं होते हैं। तो बस उसकी वजह ये है कि हम चाहते थे दावत तक हम हर जगह जाएँ। अब क्वेश्चन यही आता है कि इतने फॉलोअर्स हैं तो आप क्या करते हैं? तो देखिए, अगर आप यूट्यूब को छोड़ दें हुँ, और फेसबुक को एक लिमिट तक, हुँ, इसके अलावा जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इस पे सारी चीज़ों में आप एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो आपको पैसा मिलता है। हाँ, ऑटो एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता है। हाँ,
फेसबुक पे एक लिमिट तक होता है, यूट्यूब पे ज़्यादातर होता है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑटो है, ये इसमें नहीं है। तो हमने कभी भी कोई ब्रांडिंग टाई अप्स ये नहीं किए, कहीं भी नहीं किए। तो वो तो हमारा प्लेटफॉर्म पूरे ख़त्म हो गए, तो वहाँ हम कुछ भी नहीं। अब यूट्यूब का एक वो है, तो यूट्यूब के ताल्लुक से बहुत से लोगों को एक गलतफहमी होती है, वो ये है कि यूट्यूब व्यूज़ पर देता है। यूट्यूब कभी भी व्यूज़ पे नहीं देता है, एडवर्टीजमेंट के व्यूज़ पर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सब्सक्राइब कर भी लिया कि भाई मेरे उस पर आए, कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा एक अकाउंट है जो एडसेंस अकाउंट है, तो उसके बाद भी उससे पैसे नहीं आते हैं जब तक के लोग ऐड को व्यू ना करें। और सिर्फ व्यू ना करें, ऐड को व्यू करने के बाद 5 सेकंड का और आखिर में वो गोल एक राउंड देता है, वहां तक उसको देखना पड़ता है। तो तब वो काउंट होता है वीडियो शुरू होने तक कि ये एक ऐड काउंट होता है। ये ऐड बहुत कम कॉस्ट में होता है। अब होता क्या है, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन क्लब में शायद बहुत ज़माना पहले, मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद औरंगाबाद में पहला हमारा यूट्यूब चैनल था जो 1 मिलियन पार किया था। तो बहरहाल हमको एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है 1 मिलियन के बाद से। अच्छा। तो होता ऐसा है कि जब ये मिलियन से व्यूअरशिप चले जाती है, फॉलोअर्स, तो वो ब्रांड्स हमको खरीदते हैं, ऑक्शन होता है उसका। अच्छा। लेकिन वो बताया नहीं जाता हर किसी को, लेकिन वो ऑक्शन होता है। तो जनरली जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑक्शंस में नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, कभी ऐड चलते तो थर्सडे के दिन कुछ ऐड्स चलेंगे, या स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐड्स चलेंगे, उस टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलते। तो लोगों को ऐसा सोच होती है भाई 4 मिलियन और समझो डेली की व्यूअरशिप अगर 5 लाख टू 10 लाख आ रही है तो अर्निंग्स इतने 1000 में तो होती होंगी। वैसा कभी भी नहीं था, क्योंकि वो उस टाइप से बिकता नहीं था। तो आपकी ऐसी कोई लाखों में इनकम नहीं है सोशल मीडिया से? शख्सियत नहीं, वैसा नहीं बोल सकते। वो तो अगर टाई अप्स होते तो शायद हो भी जाती। ब्रांड्स को अगर हम आज भी, जैसा बहुत सारे ब्रांड्स हमको कांटेक्ट करते हैं ये यूट्यूब के थ्रू कि अगर आप ये डालें तो हम ये करेंगे, तो वो तो हमने कभी कॉन्ट्रैक्ट वाइज कभी नहीं किया। जैसा आप अगर जानते होंगे सोशल ब्लेड बोल के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो ब्रांड्स को लेता है, हमारा चैनल वो ले लेता है, उसके बाद वो करते हैं। तो हमने कभी भी वो ब्रांडिंग आज तक क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं की। बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल ग्रोथ पे उतनी इनकम इसमें कभी भी नहीं होती है। बेसिकली कुछ इनकम होती है तो वो चैनल जो है वो IRC का ही था डे वन से, तो IRC का ही सारा मामला उससे होता था, जिसमें ख़ास तौर से जो शुरुआती दौर था जब तक सोसाइटी 80G नहीं थी 12 वगैरह, तो तब तक सोसाइटी एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानी जाती है, तो उसके टैक्सेशन वगैरह उससे पे होते थे, जो भी छोटा बहुत अमाउंट आता ये आप चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है और हो सकता है, ये मैंने खुद भी देखा हूँ कि कई आपके मुखालिफिन हैं जो हो सकता है आपसे इत्तेफाक राय नहीं रखते, आपके तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक़ नहीं है, वो आपको भद्दे-भद्दे बुरे कमेंट से मुखातिब करते हैं। तो ऐसे वक्त में कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं होते, या फिर इसको कैसे डील करते हैं आप? डे वन से मेरी एक पॉलिसी रही है जिस पे अल्लाह ताला ने अब तक कायम रखा, आगे भी कायम रखे। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया हूँ आज तक। अच्छा। चाहे जिसने जो भी कहा हो, मेरे तरफ से नो रिस्पॉन्स। अच्छा। क्यों नहीं? कि जब उसने कुछ कहा तो मैं उस पर सोचता हूँ उसने क्यों कहा और उसके कहने में कितनी सच्चाई है। उससे मैं जो नसीहत हासिल कर सकता था मैंने हर किसी से लिया, माशाल्लाह, कि नहीं इन्होंने ये पॉइंट अच्छा बोले, लेना चाहिए इस पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट में मैंने अपनी शख्सियत में वो तब्दीली लाई कि अगर वो बात सही थी तो मैंने अपने आप को तब्दील करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की, मतलब हमारे पास एक ग्रुप था कि भाई आपके खिलाफ जो वीडियोस बनते हैं हम उसको जमा करते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं हम जमा करते हैं। तो किसी ने उसका ग्रुप का नाम बनाया था हेटर्स एडवोकेट फैज सैयद। अच्छा। हम लोग ग्रुप मतलब ये टेलीग्राम पे डेटा हम जमा कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ग्रुप का नाम चेंज करो, इस्लाह एडवोकेट फैज सैयद करो, क्योंकि वो हमारी इस्लाह करना चाहते हैं। वो मेरे भाई मुझ तक पहुंच नहीं पाए, या उनको लगा कि शायद मुझ तक वो मुझे एक्सेस नहीं कर सकते आसानी से, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो मैंने वो करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत पर्सनल कमेंट किए, पर्सनल लेवल पर जाकर, तो तब उनको हमने कॉल करके इस्लाह करने की कोशिश की। जैसा कि एक आलिम थे बेचारे वो, तो उन्होंने पता नहीं क्या उनको गुस्सा था, उन्होंने ये डाला कि मतलब जो मेरे सेक्सुअल एजुकेशन पे जितने भी लेक्चर्स थे तो वो बहुत पर्सनल जाके भाई इनकी बीवी, इनकी बेटी, इनकी माँ, कोई ऐसा ऐसा इस टाइप से था। तो हमने फिर उनको कॉल करने लगाया था जस्ट, मतलब ठीक है उन्होंने जो बोला उनकी राय है, बट अननेसेसरी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना, स्पेशली फीमेल्स को, वो थोड़ा सा इशू हो सकता है लीगल उनके लिए। अगर वो उतार दे तो मैं तो जवाब नहीं दूंगा और वो मेरी माफ़ी आम है, लेकिन अगर वो उसको बाकी रखते हैं तो फिर वो उनके लिए थ्रेट हो सकती है चीज़। इसलिए कि आप कैसे किसी की वाइफ को बोलेंगे। मैं एक मसला बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन ये मसला मैं कॉमनली ऐसा मासेस में चौक पे खड़े रह के नहीं बता रहा हूँ ना कि
मेंसेस के इश्यूज ये है, हाँ लेकिन ये बात मैं अपनी माँ के सामने बैठ के नहीं कर सकता हूँ। सही है। लेकिन मैं किताब के शक्ल में लिख सकता हूँ, जो मेरी माँ पढ़ सकती है, पढ़ना जी चाहे हाँ, तो। जी हाँ। मैं लेक्चर में बोल सकता हूँ, जो इन पर्सन एक यूट्यूब टीवी नहीं है कि सब एक साथ देखते हैं, नहीं। ये पर्सनल चॉइस है जो आदमी सर्च करेगा। तो यहाँ तो मैंने एजुकेट करना चाहिए लोगों को। तो बहरहाल उस टाइप से, तो वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी किसी को आज तक रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए दुआ देते हैं। एक सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ रियल सेंस में, कि माशाल्लाह। उनके कुछ पॉइंट से मुझे वाकई में फ़ायदा हो। जैसा मैं एक बात बताता हूँ, एक बार एक हमारे बहुत मशहूर बुक हाउस है यहाँ, उसके ज़िम्मेदार थे, वो एक मदरसे के प्रोग्राम में मिले। हाँ तो मैंने, अब चूँकि उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, मदरसे के प्रोग्राम में स्पीच में बोल दिया, अल्लाह ताला जितने लोग इस मदरसे के प्रोग्राम मदरसे को चलाने में मुलव्विस है, अच्छा उनको अजर दे। मुलव्विस को पकड़ मुलव्विस तो उन्होंने बहुत हंसते हंसते बोल दिया, हाँ लेकिन मेरे लिए वो इसलाह अच्छा था। उन्होंने कहा कि एडवोकेट साहब, उर्दू सुधारना पड़ेगी आपको, और बहुत हंसने लगे। तो मैंने कहा क्या गलती? तो कहा मुलव्विस गुनाहों में होता है। गुनाह और बुरे काम में बोलते हैं। तो बहरहाल फिर मैंने उर्दू पे भी ध्यान देना शुरू किया। तो उन्होंने उनका वो सरकाज़म या टॉन्ट पब्लिकली बोला था उन्होंने, लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ कि लेट इट भी, थोड़ा सा उर्दू पे ध्यान देना चाहिए। आपके अभी हाल ही दिनों में जो है, तो आपके यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि क्या आप भी सियासत का शिकार हो गए? देखिए, यूट्यूब चैनल का बोल सकते हैं हम कि सियासत के ही शिकार हो एक तरह से, वो इस एतबार से जी कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ जी तो तब उन्होंने कई चैनल्स को बैन किया, हाँ उसमें हम लोग भी एक थे। लेकिन 2 चैनल के बारे में मशहूर हुआ पूरे इंडिया में। एक था चैनल 4 PM, हाँ जो कि एक मशहूर यूपी का मीडिया चैनल है एक तरह से, उनका एक चैनल बंद हुआ था, और बड़े चैनलों में, और सेकंड हमारा था। बाकी सब जितने थे वो मे बी 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिलियन के अंदर ही थे जिनको उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने बाद में खोल भी दिया चैनल 4 को, तो आफ्टर 8 डेज उन्होंने खोला। हमारे चैनल को आफ्टर 36 डेज उन्होंने खोल दिया फिर से, अच्छा फिर खोला उसको। लेकिन फिर उसके बाद एक सेकंड वेव आई, जो आपको अगर पता होगा, हाँ जो इंडियन पाकिस्तानी बहुत चैनल बंद हुए थे। हाँ 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 तो इंडियन में 2 चैनल ही थे बड़े, जो हम पाकिस्तानी दोनों चैनल भी बंद कर दिए गए। बंद किए थे। फिर उन्होंने खोला उनको, उसके बाद फिर से एक बार बंद किया, तो उसमें फिर से उन्होंने उसको वो कर लिया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वो है। लेकिन ये बात भी मैं आपके सामने बता दूँ, या मीडिया में लोग इसको समझ लें, कि हमने जो एजेंसी से कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट की जितनी भी है, उनके सारे एजेंसी उसने कहा हमने नहीं बंद किया। ओके तो अब हमारा चैनल बंद होकर जब आपके साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 72nd डे, मतलब 72वां दिन है आज, जो सेकंड टाइम बंद होगा। सेकंड तो हमने अभी नोटिफिकेशन अब यूट्यूब को दिया इस बार, कि यूट्यूब अब जवाब दे, चूँकि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, से सबसे हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का तरीका किया। उसके बाद कंप्लेन डालने के बाद हमने कंप्लेन को असेसमेंट के लिए भी दिया। उनके अब हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं ईमेल्स के फॉर्म में। अब इसको अटैच करके हमने यूट्यूब को भेजा। यूट्यूब का रिस्पांस आने के बाद इंशाल्लाह फिर हम कोर्ट जाएंगे, ताकि फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज के भी रिस्पॉन्सेस, देन यूट्यूब का रिस्पॉन्स को मिला के, ताकि हम क्लब करके फिर इंशाल्लाह अजीज फर्दर प्लान करेंगे। एक सवाल मुझे अपने व्यूवर ने कहा कि आपसे पूछे कि मस्जिद के लिए जब चंदा जमा होता है, ख़ासतौर से जुमे की नमाज के बाद जब ऐलान होता है, तो क्या उस चंदे में लोग जो है तो इस बात का लिहाज रखे कि मसाजिद में सदका और खैरात नहीं दिया जाता? तो ये कहाँ तक, मतलब इसमें आप क्या जी सफाई देना चाहेंगे कि मसाजिद को किस किस्म के हदिये जी हम दे सकते हैं, और किस इंटेंशंस और क्या नियत रख के देना जी चाहिए? तो देखिए, मस्जिद को कोई भी फंड चलेगा आपका ज़कात छोड़कर और हराम ना हो, अच्छा फिर बाकी सब मस्जिद को चल जाए। ज़कात मस्जिद को नहीं चलती है, क्योंकि ज़कात की मद अल्लाह ने डिक्टेट कर दिया कुरान में, और हराम पैसा नहीं चलेगा, जाहिर सी बात, वो तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं चलेंगे, खाने के लिए भी नहीं वगैरह। तो ये छोड़कर जितने फंड से आप दे सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद को आप दे तो इस नियत से दे कि ये वक्फ फंड है। अच्छा अगर मस्जिद की तामीर हो रही है, जी तो वक्फ की या वक्फ फंड उस फंड को बोलते हैं, या उस अमाउंट को बोलते हैं जो सदक़े से हटकर होता है। सदका और वक्फ में फ़र्क क्या रहता है, समझने में आ जाएगा। जब मैं वक्फ करता हूँ कोई चीज़, तो उसका फ़ायदा मैं भी उठा सकता हूँ वक्फ करने के बाद। अच्छा जैसा अगर मैं कहूँ ये सोफ़ा मैंने वक्फ किया पब्लिक के लिए बाहर, लेकिन वक्फ है तो मैं भी इससे बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं को ये सोफ़ा सदका किया मैंने, तो मैं बैठ नहीं सकता इसमें, क्योंकि सदका हो गया। तो आप वक्फ की नीयत से दें। उसमें वक्फ का माना होता है कि जिस चीज़ के लिए मैं पैसा दूंगा उसका फ़ायदा मैं भी ले, तो मैं भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा जाके हो, तो लिहाजा आप उसको वक्फ की नीयत से दें कि अल्लाह के लिए, जो लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप इसको अतियात बोले, फिर हदिया बोले, आप वक्फ बोले, चलेगा, लेकिन इसको ज़कात और हराम पैसा नहीं चलेगा। मदारिस इस्लामिया 2014 के बाद बहुत ज़्यादा टारगेट पर है, और आप से सवाल पूछना था कि मदारिस इस्लामिया पर तिरंगा झंडा लहराने को कैसे समझते हैं आप? देखिए, पहली चीज़, चूँकि आपने मदरसों का सवाल किया, इस बात को हमको समझना होगा, और इस बात को सभी को समझना होगा ये, और ये सिर्फ मैं अपने मुल्क के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के लिए है कि आप जिस इलाके में होते हैं
उसका लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। स्पेशली जब आप मदरसे वगैरह चलाते हैं तो ऑडिट्स के मामले में और इसके लीगैलिटीज़ के मामले में। जी हमारे पास मदरसों के अंदर लीगैलिटीज़ और ऑडिट का बड़ा इशू है। जी, मेरा वही सवाल अगला ये था जी ठीक है, कि तो अभी हम फिर मदारिस इस्लामिया पर फ्लैग का लेते हैं। तिरंगा तो लहराने देखिए को कैसे समझते हैं आप? देखिए, मदारिस इस्लामिया पे हो या किसी और जगह पर हो, तिरंगा जो है वो मुल्क की एक शान होती है हाँ। और पहचान होती है। जी हर जगह लगाया जाता है। आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी में जाएंगे तो वहाँ सऊदी फ्लैग लगा है। जी आप अजहर में जाएंगे तो मिस्र में जाएंगे कहीं तो मिस्र के फ्लैग्स लगे हैं, अंदर लगे हैं, होटल में लगे हैं, यूनिवर्सिटी पे लगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे हैं वगैरह। तो इस मुल्क के अजीज़ के अंदर भी अगर उसका फ्लैग इस्तेमाल होता है तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है अंदर। सिर्फ इतना है कि फ्लैग है तो उसके प्रोटोकॉल्स को बहरहाल फॉलो किया जाए, लेकिन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोई इसको ये अनरिलीजियस भी नहीं है, ना कोई शिरकिया काम है, कुछ भी नहीं है उस सेंस में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। मैंने कई बार देखा लोगों के कि जब फ्लैग को ऊपर करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको बुरा मानते हैं। होस्टिंग जो होती है फ्लैग वगैरह की, इसमें शरीयत कहीं मना नहीं करती। फ्लैग होस्टिंग का कोई लेन देन शरीयत से है भी नहीं और कुछ भी हराम काम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये अभी बहुत सारी मिली तंजीमें हैं जिनके अपने मदारिस इस्लामिया है, जो जिनके अपने ऑडिट्स नहीं होते हैं। फिर आने वाले दिनों के अंदर वो जो है तो फंडिंग्स को लेकर मसाइल का शिकार होते हैं वो। तो कितना ज़रूरी है अपने आप को, ख़ासतौर से मिली ऑर्गेनाइजेशंस को, मदारिस इस्लामिया को अपने आप को सेटराइट करने कितना ज़रूरी है, लीगल फ्रेम में बैठाना कितना ज़रूरी है? समझ देखिए, हर काम को लीगल फ्रेम में डालना हमको ज़रूरी है। शरीयत हमको ये हुक्म देती है कि लॉ ऑफ द लैंड को हम फॉलो करें जब तक कि वो किसी हराम चीज़ का हुक्म नहीं देता है। हमारा लॉ ऑफ द लैंड, जहाँ तक मेरा इल्म है और मैं खुद कानून से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारा लॉ ऑफ द लैंड हम पर कोई भी ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं करता जो हराम है और करो कहता है कंपलसरी। कुछ चीज़ों को रोकता है, जैसा कि हलाल चीज़ को मत खाओ, हलाल चीज़ को मत करो कहता है, लेकिन कोई भी हराम चीज़ को करो बोल के हमको हुक्म नहीं देता है कि भाई बगैर शादी के साथ रहो, ऐसा हुक्म नहीं। शादी करो तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक करो, ऐसा हो सकता है, रोक रहा है, लेकिन हमको समझ है ना, मजबूर नहीं कर रहा है कि तुम सब जिना करके रहो। तो ये तो बहरहाल मैं कह सकता हूँ। तो लॉ ऑफ द लैंड को हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारे पास मसला ये है कि नहीं भाई चलने दो, नहीं भाई इसकी जरूरत ऑडिट नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप ताज्जुब करेंगे कि किसी भी लीगल प्रोसेस को वो सही नहीं मानते हैं। क्या मसला है आपको कराने में? ये लॉ ऑफ द लैंड खिलाफ भी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, लोग निकल के मक्का से हिजरत करते हैं और जो है नज्जाशी के पास जाते हैं, हबशा जाते हैं। तो नज्जाशी के पास जब वो जाते हैं, अबिसिनिया जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका एक लॉ ऑफ द लैंड वहाँ है जी, वो उसको फॉलो कर रहे होंगे, खेती बाड़ी के लॉ ऑफ द लैंड होंगे, फला होंगे, इस्लाम के खिलाफ नहीं तो फॉलो कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले चीज़ समझना चाहिए, तो इनको लीगैलिटीज बनाना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि हमारा कानून का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप ये काम मत करो। आपको मदरसा चलाना है तो ये बनाओ, मस्जिद चलाना है तो वक्फ बनाओ। अलग अलग एरियो में वक्फ की जगह रिलीजियस ट्रस्ट होती है, आपको हर चीज़ की इजाज़त है। ऐसा कोई काम मैं नहीं पाता हूँ कि जो हम लीगल फ्रेमवर्क में रहकर नहीं कर सकते। हत्ता कि बिला सूदी आप बैंकिंग सिस्टम भी चला सकते हैं। ये सिस्टम में वो है, सिर्फ बैंक की शक्ल में नहीं चलाते, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की शक्ल में, सब इजाज़त है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, जितने लोग मदारिस, मकातिब, दीनी तंजीम वगैरह चलाते हैं, ये कीजिए। और एक नसीहत के तौर पर यह बात बोलूँगा, जो पैसा जब आता है सारे मसाइल तब आते हैं, अच्छे और बुरे। आप अगर ऑडिट नहीं कराएंगे पैसे का तो आपको दुनिया क्या बोलेंगे आपकी जिंदगी में मरने के बाद, वो सेकंड क्वेश्चन है। लीगली आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, मतलब दलदल में भी कदम नहीं रख रहे हैं, सीधा मगरमच्छों के बीच में कूद रहे हैं। और हाल ये लोगों का कि उन्होंने ऑडिट कराना ही नहीं है, एक मिजाज बना ली, भाई ये दीनी इदारा ऑडिट क्या है नहीं पता, मस्जिद है कुछ तो चंदा जमा होता, ऑडिट क्या है नहीं पता, चंदा पेटी में फला चीज़ जमा होती नहीं पता। दूसरा क्या होता है, एक गलतफहमी हमारे जहनों में, वो गलतफहमी को भी निकालने की जरूरत है कि हुकूमत हमारे खिलाफ है। हुकूमत खिलाफ हो सकती है कोई पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर रीजन में, कॉन्स्टिट्यूशन आपके खिलाफ नहीं है खिलाफ में। हाँ, तो हुकूमत के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज मत कर दो। बहुत है, हुकूमत आएंगी चले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को हम चैलेंज कर दे रहे। तो हुकूमत की वजह से आप ये मत समझो कि ये हुकूमत है तो मैं ये नहीं करवाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो बोल रहा है वो आप फॉलो करते रहिए। आज एक हुकूमत है, कल दूसरी आ जाएंगी, तब आप क्या बोलेंगे, उनकी वजह से हमने पेपर नहीं बनाए थे, प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए, हुकूमत चाहे कोई भी रहो, जब पेपर का मामला आएगा, कुछ लोग आपको सिर्फ ढील दे सकते हैं, लेकिन मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, ये बात गौर से सुने, किसी कंसेशन को डॉक्यूमेंट्स के मामले में मत ले।
बहुत अच्छे कागजी कार्रवाई कराए, करके रहे। समझ लीजिए, समझ लो मैं एक जगह गया, पुलिस वाले ने पकड़ा, 100 रुपये दूंगा और निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो 100 रुपये के दे के निकलने से आप काम तो कर ले रहे हैं, आप एक ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से नस्लों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जैसा मिसाल के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते थे आप पहले, आसानी से, आज से 2 साल पहले बना सकते थे। और मैंने कई लेक्चर्स में बात कहा था जब CNRC आया था, हम डॉक्यूमेंट नहीं बना दिखाएंगे, मैंने कहा मत दिखाओ, बनाओ, लेकिन बना के रखो। नहीं दिखाना अलग चीज, वो हुकूमत को जवाब है। हाँ, अलग चीज, लेकिन बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बर्थ सर्टिफिकेट आपका राइट है, तो आप क्यों उसको वो कर रहे हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो डील ले रहे हैं किसी से कि भाई ये हुकूमत हमको छूट दे देंगी, समझो कोई अच्छी, मतलब उनके हिसाब से अच्छी है, लेकिन वो छूट नहीं दे रही है, आपको याद रखिए, तबाह कर रहे हैं। उनकी छूट की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे। सही। तो नहीं लेना एक बड़ा तल्ख सवाल है कि मिल्लत हमेशा ये समझती है, बहुत तल्ख सवाल है, किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, कि हमारा इमाम, हमारा लीडर साइकिल पे फिरे, फटे पुराने कपड़ों में फिरे, हमारी मिली तंजीमें में जो कारकुन काम करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बस अपना वक्त, अपना जान माल सब कुछ लगाते रहे। तो ये इसको कहाँ तक सही मानते हैं और ये कितना खतरनाक चीज़ है ये आने वाले दिनों के अंदर मिल्लत के हक में? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस शख्स को आप नमाज में आगे खड़े करते हैं जी, इसको इमाम कहते हैं, इस वजह से अरबीज में इमाम मतलब जो आगे है, वरा पीछे कहते हैं, इमाम आगे, तो वो आगे खड़े करते हैं उसको। तो जाहिर सी बात है उसने एग्जाम्पल होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कहीं भेजते काफिले को, चाहे वो जंग का हो चाहे सफ़र का हो, तो एक शख्स को इमाम बना देते उसका, और वो लीड करता। और जनरली जंगों में जब जाते हैं तो जो सिपह सालार होता वही होता इमाम। अच्छा, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर ही इमामत करता। जब मस्जिद नबवी की बात आई तो खलीफा जब मौजूद होगा शहर में, खलीफा ही इमाम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक होते थे आप खुद इमाम होते थे। तो तक़वे, परहेजगारी में और पोजीशन में सबसे हाईएस्ट इंसान इमाम होता था। अभी हमने क्या कर दिया, सबसे पहली चीज तो मदरसों के अंदर कंटेम्प्रेरी सेकुलर एजुकेशन को नहीं जोड़ा। नतीजतन जब वो पास आउट्स हो रहे हैं तो उनके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है। जब जॉब नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमिकल जो अलग अलग सतह होती है एक समाज जिसमें जीता है, वो सबसे निचली सतह में चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकम का कोई सोर्स नहीं। कुरान पढ़ाने वाले को क्या दे रहे हैं लोग, मैं नहीं समझता। कुरान पढ़ाने वाले को कोई बेसिक टीचर को जो देते हैं उसकी आधी या 1/4 भी देते होंगे कि टीचर एक सब्जेक्ट के लिए 5,000 लेता घर आके पढ़ाने के लिए, तो उसको मिलती है 500 रुपये मौलवी को, भी मर्द, औरत हो तो 250 रुपये। तो हमने उसको इतना नीचे कर दिया। अब नतीजा ये हो गया, याद रखिए, कि हमारे जुमा के खुतबों का उसकी रूह निकल गई, हमारे बच्चों के अंदर दीनियात का जज्बा खत्म हो गया। कैसे मालूम? भाई दीनी एजुकेशन हासिल करे ना, इनके जैसा रहना पड़ता, कुछ भी नहीं मिलता। वो देखो वो फलां गाड़ी पे घूमता है, उसके बाद उतने सीसी की गाड़ी है, वो फलां कर रहा है, ये नहीं बनना। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक जगह है, मुसल्ला है, जहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ जो आदमी लीड करता है, जो बच्चा लीड करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उसकी क़िरत है। क़िरत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मालो दौलत भी दे रखी है। तो iPhone 16 Pro उनका सामने रखा रहता है। एक बजाज की, हाँ, इमाम हमारे जो आते हैं एंटाइसर, या उनके पास 2 गाड़ियाँ, एक RE 650 भी उनके पास एक है, वो उस पर आते हैं। तो अब हमारे मोहल्ले के बच्चों के लिए ऐसा होगा कि भाई ये बनना है, ये आइडियल है, ऐसा तुम्हें को बनना है भाई। उसका फ़ोन देखो, उसकी गाड़ी 650 लेके आता, और वो हमारे इमाम है। उनका इतर का बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह, और वो फ्री ऑफ चार्ज जमाबाद आकर क़िरत वाली जहरी नमाजें पढ़ाते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक रोल मॉडल सेट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि या तो इमाम को आज़ादी दे, वो कुछ करे जाकर, और कमा ले, तो फिर यहाँ आकर आप जो भी देंगे उसके लिए कोई मसला नहीं। आप नजराना दे ना दे, वो कबूल करेगा नहीं करेगा, फ्री हो जाएगा। या फिर इसको अगर इसी जॉब पे रखना तो इतना उसको एलिवेट करे कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो क्लास के एतबार से गवर्नमेंट ने बांटा है, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 ऑफिसर, तो एटलीस्ट यार क्लास 4, क्लास 3 की तो दो इनकम। ठीक है, 1 मैं बोलूँगा बहुत बड़ी हो रही, होना तो चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम हुकूमत होंगी तो ऐसे सैलरीज मिलते हैं, मैं जानता हूँ। मेरे वालिद जहाँ आरामको में थे, वो तो खैर जॉब पर थे, लेकिन साथ में वो इमामत भी करते थे। अच्छा, वो उनका शौक था और वो उसकी चार्जेस वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन बहरहाल वो उनका शौक था, एक वो था, अच्छे कारी थे, तो वो इमामत करते थे। तो हम लोग सऊदी जाते थे तो आरामको में थे, वो आरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो लोग जानते हैं उसको। तो उनके इमाम का एक बैच था जो गाड़ी पे लगा था। अच्छा, तो जब वो रिटायर्ड हुए और आने लगे तो उस बैच को कंपनी से निकालना पड़ता है। कंपनी के गैराज में गए तो बैच निकाल रहा था, तो थोड़ा सा रफ हैंडल कर रहा था उस बैच को निकालने के लिए। कई ज़माने चिटका था इमाम, चूँकि इमाम मतलब
आरामको के अंदर हर जगह सिक्योरिटी होती है, हाँ। रुकना पड़ता है। हाँ। तो इमाम को रुकना नहीं पड़ता था, वो अच्छा। शांति गाड़ी की बैच की वजह से। अच्छा। इमाम है ना, हाँ। तो गेट खुल जाता था। खोल जाएगा। तो एक दूसरा आदमी उसको देख के बोलने लगा, आहिस्ता से निकालो जरा। हाँ। बहुत बड़ी पोजीशन है, हर किसी को ये बैच भी नहीं मिलता है। और हमने खुद देखा कि जब वो नमाज पढ़ा के पलटते थे तो लोग मुंतजिर रहते थे कि इमाम साहब आज किसको ले जाएंगे, क्योंकि उनका रूटीन रहता था। आप जो काम वाले वर्कर्स, वो बहुत काम करते हैं ना, आप बड़ी गाड़ी थी उनके, 8-10 लोग बैठ सकते थे, आप आ जाओ खाना साथ खाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो इमाम, चूंकि इमाम को स्टेफंड मिलती थी, हाँ, खाना खिलाओ। इवन जो परिंदे आते थे उसका एक पूरा कोटा था, साल भर में इतना अनाज मिलता था। इन अच्छा। परिंदों को डालना, इमाम का काम था वो देखना कि परिंदों को पानी मिल रहा है क्या। माशाल्लाह। चील, कौवे और कबूतर खास तौर से आते थे, तो इतना था। तो वहाँ इमाम लोगों की तरफ देख, मतलब लोग इमाम की तरफ देखते थे, आज इमाम साहब किसको ले जाएंगे। और इंडिया में हाल ये कि जो नमाज पढ़ा के पलटता है वो देखता है कि आज दावत कौन देगा। तो वो पोजीशन देख रहे हैं, अपर हैंड वाली, देने वाली। इमाम खिलाने ले जाता है, इमाम के घर पे चले जाओ तो आप भूखे नहीं आएंगे। और यहाँ ये है कि इमाम के घर भेजो, वो भूखा होगा, इस हालत में पहले इमाम साहब ये नहीं, उनको हमको आपको पोजीशन पे लाना पड़ेगा। और वो ऐसा सिर्फ दीनियात से नहीं होगा, ये भी मैं गुजारिश करूंगा मदरस, उनको कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज आलिम में इतनी सलाहियतें हैं, इतनी सलाहियतें हैं, वो दोनों को कोप कर लेंगे, मतलब उसको ख़त्म करके उसमें कुछ और डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह। तो बस मदारिस का काम है कि आगे बढ़े। IRC के जो वेलफेयर के काम चल रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों की हद तक महदूद है या फिर आप तमाम इलाकों में काम करते हैं? खासतौर से आपकी क्लिनिक्स कितने हैं ये बताइए, और घाटी में एक आपका जो फ्री वाटर सिस्टम का पूरा प्रोग्राम चलता है उसके डिटेल में बताइए। देखिए, जो IRC की जो एक्टिविटीज़ है ये सबके लिए। अच्छा। आपको एक क्वेश्चन कर सकता, और एक साहब ने क्वेश्चन किया था एक मरतबा, लेकिन दूसरे साहब ने उनको एक आंसर दे दिया था। वो ये था कि हमारे पास कुछ पुलिस अफसरों को हमने बुलाया था, हम लोग बात कर रहे थे, तो एक पुलिस ऑफिसर ने जस्ट क्वेश्चन किए, जो शायद PI रैंकिंग के ऑफिसर थे, कि साहब इस्लामिक रिसर्च सेंटर पर तो धार्मिक दिखता है ना, नाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, धार्मिक दिखता है, ऐसा क्यों कर दिए? तो दूसरे वहाँ एक बड़े उनसे भी हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा अरे वैसा नहीं है, एक बड़े धर्म के नाम से काम है, लेकिन इसे मुसलमानों के लिए नहीं करते हैं। वो जैसा कि मुस्लिम एक धर्म का नाम है ना, दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बोले दुनिया में इस्लाम की, ईसाइयत का, तो उसका एक नाम है, लेकिन काम करने वाले वो हो सकता ट्रस्टीज। हाँ, चूँकि हमारे ट्रस्टीज में बता दूं आपको कि हमारे ट्रस्टीज में IRC में नॉन मुस्लिम ट्रस्टीज भी है। अच्छा, माशाल्लाह। ऑन पेपर ट्रस्टीज है नॉन मुस्लिम, तो वैसा कुछ हमारे पास है ही नहीं, वो तो सबके लिए एक्टिविटी। सिर्फ इतना है कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जनरली जिस इलाकों में हमारी अभी एक्टिविटीज़ है वो ऐसे पॉकेट्स है जहाँ मुस्लिम और दलित आबादियाँ हैं। रीज़न मीन के हमारे पास सबसे इकोनॉमिकली वीक और एजुकेशनली बैकवर्ड यही कम्युनिटीज़ हैं, इसलिए उसमें अगर कोई कहे कि भाई मराठा समाज के लिए क्यों नहीं करे, तो मराठा समाज बहुत बड़ा समाज है, FCs के लिए क्यों नहीं कर रहे, काम करने वाले लोग भी, उनके लोग है, पैसा है, पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस है उनका, लेकिन ये समाज के लिए कौन है? मुसलमानों की लीडरशिप देखिए आप कहाँ तक है, और दलित बेचारे हमारे भाई। तो हम लोगों ने ऐसे इलाकों में रखा है जहाँ दोनों आबादियाँ हों, ताकि इन बच्चे और बच्चियों को सबसे ज्यादा इन फैसिलिटीज की जरूरत है। घाटी में जो आप कितने हजार लीटर पानी रोजाना? देखिए, घाटी में हमारा जो है, घाटी में और कैंसर हॉस्पिटल वगैरह और भी जो गवर्नमेंट के PHCs होते हैं हमारे, हम लोग सब जगह पानी डेली सप्लाई करते हैं। देखिए, अप्रोक्सीमेटली जो डेली का पानी जाता है 10,000 लीटर के अराउंड पानी अलग अलग जगह जाता है डेली। पहले तो वो बैरल्स में जाता था, लेकिन बहुत मुश्किल होता 20 लीटर्स, तो अभी हमने परमिशन लेके टाकियां लगा दी 1000 की। अच्छा। तो दिन में 2 मरतबा एक एक इलाके की टाकी भरती है जाकर। अच्छा। अब वो कई जगह लगी हुई टाकियां अलग अलग जगह, और जहाँ टाकी नहीं जा सकती तो वहाँ फिर हमने क्या किया, वही बैरल का सिस्टम, 10-10 बैरल ले जाते हैं, दिन में 2 बार ही कर पाते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता, और गर्मियों में 3 बार वो बैरल करते हैं। क्लिनिक कितने हैं शहर में? क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी शहर के अंदर तकरीबन 6 क्लिनिक्स है जो अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। अच्छा। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर इलाज होता है। शुरू किया था तो 10 रुपीज़ चेकअप फीस, मेडिसिन कम्प्लीटली फ्री। अच्छा। इसी कॉन्सेप्ट पे शुरू किया, फिर 20 रुपीज़ चेकअप फीस, मेडिसिन कम्प्लीटली फ्री। उसी कॉन्सेप्ट पे आज भी वर्क करें। अभी कुछ इलाकों में फीस 50 है, 60 और 80 मैक्स है। दवाएं कम्प्लीटली फ्री, हर दवा, मतलब इसमें कोई दवा का वो नहीं कि ये टाइप की वो टाइप, सब ला कर देते। ये तमाम काम चलाने के लिए कितने वॉलंटियर्स हैं अपने पास? अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए वॉलंटियर्स अब तो नहीं, पहले वॉलंटियर्स होते थे जब ये कैंप्स की शक्ल में था। हाँ। वीकली होता था, अभी तो फुल टाइम स्टाफ है। अच्छा, आप उनको सैलरी करते हैं? सैलराइड स्टाफ है, कंप्लीट सैलराइड स्टाफ। इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो अपने वेलफेयर की प्रोजेक्ट चलाता है, तो उसमें आप उन तमाम बच्चों को पेमेंट करते हैं? सबको ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिल वक्त एक अप्रोक्सीमेटली स्टाफ अगर देखेंगे, जो PF स्टाफ है हमारा 73 का PF स्टाफ है। अच्छा, जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह सारी प्रोविडेंट फंड वगैरह सब PF ESIC जो गवर्नमेंट की स्कीम से सारी उनके लिए हमने ला कर रखी है। सब चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सब किया उनके लिए। तो इतना स्टाफ है जो फुली पेड है।
वॉलंटियर्स सिर्फ कैंप्स में आते हैं, जैसा कि ब्लड डोनेशन, ब्लड टेस्टिंग कैंप हो गया, कभी टीबी का कैंप हो गया, तो उसमें वॉलंटियर्स बहुत आते हैं। वॉलंटियर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह 50+ है जो कभी भी आ जाते हैं, लेकिन स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80 के करीब है जो वर्क करता है। इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, इस्लामिक रिसर्च सेंटर की अपनी प्रॉपर्टीज भी यूज होगी, तो वो एडवोकेट फैज सैयद की ओनरशिप में है या इस्लामिक रिसर्च सेंटर की ओनरशिप में? अल्हम्दुलिल्लाह IRC की प्रॉपर्टीज अभी तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज IRC की है अच्छा औरंगाबाद शहर के अंदर। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी की खुसूसियत ये है, हम लोगों ने डे 1 से एक्चुअली प्लानिंग ही ऐसा किया था उसको, कि एक एग्जांपल देते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने IRC की ली थी, वहाँ हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है 4 नंबर का, चौथे नंबर का। जी तो वो प्रॉपर्टी जब ली थी, तो जिससे ली थी तो हम उसके 6th ओनर थे, छठे नंबर पे थे। अच्छा लेकिन जो ज़मीन का मतलब जो PR कार्ड था, हाँ मीटर, लाइन मीटर था, नल था, ये फर्स्ट ओनर के नाम पे अभी भी थे। सिर्फ रजिस्ट्रियों पे रजिस्ट्रियाँ होती रही थी, हाँ 6 हो गई थी, मतलब PR कार्ड में नाम फर्स्ट का नहीं। तो जब उसको लिया तो विदिन 6 मंथ हमने फर्स्ट से लेकर 6th नंबर पे IRC को भी डाला। अच्छा हम लोग इतने इस मामले में तो आपकी जाती ओनरशिप पर नहीं है? एक भी नहीं। नहीं, लोग कहते हैं कि आप इसके आड़ में जो है तो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, माजरत के साथ जी, आपके नाक़िदीन, जी, आप पे क्रिटिसाइज करने जी, वाले कि IRC के आड़ में एडवोकेट फैज सैयद साहब अपना एक एम्पायर खड़े करने की जी, कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए ये कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, तो तो जो प्रॉपर्टीज आज IRC की है तो वो IRC की है या आपकी अपनी IRC जाती? की प्रॉपर्टीज का नाम जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे रजिस्ट्री, और हर प्रॉपर्टी PR कार्ड, किसी प्रॉपर्टी भी जाइए, लाइट बिल भी हमारे नाम का ही है हर जगह। मतलब उस मामले में हमने कदम पीछे नहीं रखा। और जैसा आपने ये कहा ना, तो ये सिर्फ लोगों ने कहा नहीं, लास्ट ईयर कंप्लेंट भी कर दी, अच्छा और एक बहुत बड़े लेवल की ATS इंक्वायरी उस पर ला दी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया था उन्होंने। तो जब ATS ऑफिसर्स आए हमारे पास, और हमने जैसा ये जो IRC की जो रोहिला गली की हमारी प्रॉपर्टी है, भाई इसका पेपर दो, उसके वो लोग तो बिल्कुल जमीनी कागजात से शुरू कर रहे हैं, इसका पेपर दो, इसका ऑडिट दो, उसका पेपर दो, उसका ऑडिट दो। हमारा ऐसा था कि भाई कौन सा ये पेपर चाहिए, तो ये पेपर किसके नाम पे जमीन है, क्योंकि वो 4-5 लोग भी आएंगे ना। इस्लामिक ऐसी दिसंबर में आपने ये ऑफिस चालू किया, एंड मार्च में हमारे PR कार्ड में नाम था उसमें। उनकी इंक्वायरी हुई रमजान के फौरन बाद, अप्रैल में, हमारे पास बोले 4 मंथ्स में आपने PR कार्ड लेवल तक नाम डाल दिया था। तो मैंने कहा ये IRC के नाम पे प्रॉपर्टी है, PR कार्ड IRC के नाम पे है, बस एक आध डॉक्यूमेंट है जो अभी IRC का बाकी है, 6 मंथ में कुछ चीज़ें आती है वो आ जाएंगी। तो वो अमेज थे ऑफिसर्स, उनका बोलना था समथिंग ट्रूली अमेजिंग है कि आपने, ठीक है लोग रजिस्ट्री करा लेते कभी कभार, एंट्री नहीं होती। इसके अलावा ये भी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये एंट्री नहीं थी, उन्होंने चैरिटी कमिश्नर में फिर वो किया। अच्छा, कैसी इंक्वायरी आई, अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी कमिश्नर के एसेट रजिस्टर में वो प्रॉपर्टी डाली हुई थी। मतलब ये है कि इसके पीछे आपका मंशा ये है कि कल मैं रहूं ना रहूं, ये इदारे मुस्तकिल लोगों के लिए फैज का काम करते हैं, मुस्तकिल फैज का काम करे, और हमारे खानदान में से कोई भी कभी इस पे दावेदार गलती से भी ना बने। कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसा मशवरा देते हैं, अरे शारिक साहब आप ही तो ताउन कर रहे हैं जमीन IRC को, कहीं को उनके नाम पे करके दे रहे हैं, कल को चैरिटी कमिश्नर या वक्फ बोर्ड बैठ जाएगा उस पर, आपके नाम पे रखो। तो ठीक है, शारिक साहब तो मुत्तकी परहेज़गार थे, उन्होंने तो दिया ही, उनकी ज़िंदगी में था। लेकिन अब शारिक साहब की ज़िंदगी की बात हो रहा है कि वो जब ज़मीन 1 करोड़ की थी, अब होगी वो 10 करोड़ की। 10 करोड़ अब मेरे नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे तो ट्रांसफर हुई नहीं हो, आपने लिख दिए थे विल लिखने के बाद भी, लेकिन जाहिर सी बात है अब जो आपके वारिसीन है विल को मानेंगे नहीं मानेंगे, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लिहाजा ऐसे भी हमको ऑफर आए कि भाई जगह हमारी है, आप इस पर डेवलपमेंट कीजिए, सब कीजिए, 33 ईयर्स का लीज दे देंगे, और उसके बाद डेथ के बाद आपके नाम पे करने का बोले। हमने कहा नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है, उम्मत का पैसा लगाना शुरू कर दूंगा, 33 साल में क्या, उससे पहले आप चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा जब लोग खड़े हो जाएंगे आकर आपके वारिसीन। तो हमने वो प्रॉपर्टीज को हाथ ही नहीं डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत पुक करके कदम रखा, और मैं इस चीज़ को इस बात से भी, चलिए वो आप इंक्वायरीज वगैरह छोड़ दें, कोई बोल सकता है ये मैनेजेबल भी है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरा मानना है, ये डिपार्टमेंट से किसी की अंडरवेयर ब्रांड भी नहीं छुपा है कि कौन सा पहना हुआ है। एक पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा प्रेस, ये डिपार्टमेंट से कुछ नहीं छुपा है, अगला पिछला। मैंने जितने लोगों से मिला, कभी मिलता भी हो, पूछता भी हो आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, प्रेस डिपार्टमेंट, पुलिस है, उनके बहुत अच्छे तासुरात होते हैं। उनके तासुरात ये होते हैं कि हमने अब तक ये नहीं पाया, हमने ये भी कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की, हमने ऐसा भी सोचा, हमने एक बार आपको वहां देखा था तो वैसा भी देखा, सोचा आपका एक, आपने बोला था इतना, तो हमने फीस को क्रॉस वेरीफाई किया, आपने फला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसा नहीं पाया।
तो मुझे खुशी होती है इतनी ट्रांसपेरेंसी रखने से। मैं खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम को रखा। ये 2 डिपार्टमेंट हमारे बारे में शक नहीं रखते हैं। आईआरसी की फ्यूचर प्लानिंग? आईआरसी की फ्यूचर प्लानिंग में हम लोगों का जो इसको कहेंगे नियर फ्यूचर में, फार फ्यूचर की तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो इदारे चल रहे हैं वही आगे ग्रो करे, वो दवाखाना बड़ा दवाखाना बने, स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी बने, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि हम एक स्कूल का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। बट वो जनरल जो स्कूल होते हैं वैसा नहीं, स्किल बेस्ड स्कूल, जिसमें हमारा डिमांड ये है, और आप भी दुआ कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले साल 26-27 में हम इसको शुरू करें। एक दो प्रॉपर्टीज है जहाँ आप कर सकते हैं, जगह इतनी बड़ी है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा लोगों से डिमांड ये रहेगा जो नहीं पढ़ता है उसको लाओ। अच्छा। पढ़ने वाले बच्चों को मत लाओ, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। अच्छा, टेक्निकल। हाँ, बस वो लाओ जो नेक्स्ट हमारा कॉर्पोरेटर बने। अच्छा। वो लाओ जो एमएलए एमपी बने, क्योंकि ये कहीं से डिग्री नहीं हासिल करते, ये समाज से सीखते हैं। तो समाज से सीखने वाले लोगों को उसी टाइप की स्कूलिंग भी देना चाहिए हमें। वो स्कूलिंग अभी मौजूद नहीं है। वैसी स्कूलिंग कहाँ है? अब आप जर्नलिज्म की फील्ड में, लेकिन आपका ग्रेजुएशन क्या फील्ड का था, आपका 12th क्या फील्ड का था, आपने 10th कैसे किया, वहाँ कुछ भी जर्नलिज्म का नहीं था। लेकिन आप देखिए आज यहाँ बैठे हैं, आप ये काम करें। मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैंने 5 डिग्रियां हासिल की है, लेकिन वो 5 डिग्रियों से मेरे स्पीच में क्या मुझे हेल्प मिली? कुछ भी नहीं मिली। तो क्यों एक कोर्स नहीं था जिसमें आदमी जर्नलिस्ट बनने के लिए तैयारी करे, स्पीच देने के लिए ही तैयारी करे, लीडर बनने के लिए ही तैयारी करे, पॉलिसी मेकर बनने के लिए ही तैयारी करें। पॉलिटिकल लीडर बनाने के लिए आप स्कूल खोल रहे हैं, आप खुद पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश करेंगे? या था कभी सोचा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा, आपके लोगों ने हाँ ऐसा वो किए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक बहुत बड़ा इलाका था जी, वहाँ स्लम है, वो वहाँ दवाखाने का किया। तो वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। अच्छा। कि वहाँ के जो एक कॉर्पोरेट इलेक्शन में खड़े होने वाले थे वो आए थे। राके कहा कि ये दवाखाना तो यहाँ नहीं बनेगा, इलेक्शन के बाद बनेगा। अच्छा। तो मैंने बोला इनको क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन की बाद और इलेक्शन से पहले? तो किसी ने कहा अरे उनको डर है कि आप यहाँ खोलेंगे इस्लाम में, फिर अगले इलेक्शन में आप आ जाते हैं उनकी रेस में। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उनसे मिलकर कहा आज नहीं, मैं 2014 में ही बात करी थी उनसे। अच्छा। आज नहीं, इंशाल्लाह लाइफ में कभी भी ये चेहरा किसी भी चीज के जाती फायदे के लिए काम नहीं आएगा। अच्छा। इलेक्शन हमारा फील्ड नहीं, हमारा फोर्टे नहीं है, वो हमारा फील्ड नहीं है। उसके लिए एक मिजाज होता है इंसान का, वो समाज से और उस हालत से निकलता है। तो ये चीज़ हमारा काम नहीं है। तो मैंने जो आपसे कहा हम पॉलिटिशियन बनाएंगे और पॉलिसी मेकर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर्स बनाएंगे जो जनरली पढ़ के नहीं, एमबीए कितने लोग हैं मैनेजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी जो एमबीए नहीं पढ़ा हुआ है बड़े बड़े कंपनियां चला रहा है, वो स्किल उसके अंदर थी, उसको बढ़ाया उसने, कभी समाज ने कभी उसने, तो वो हम करना चाह रहे हैं। तो ये भी करेंगे, एक पॉजिटिविज्म हो समाज के अंदर। और मैं समझता हूँ आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है कि हमारे पास वो लोग मौजूद हो जो हमारी बात लोगों तक पहुँचाए, जो हमसे ऊपर है। और सिस्टमेटिकली ये चीज़ हमारे पास ख़त्म होती जा रही है। एक मैं चूँकि जर्नलिस्ट होने की वजह से हर क्लास में रहता हूँ समाज के, मुझे लाइट क्लास में भी रहने का मौका मिलता, उलमा इकराम के दरमियान, असातिज़ा टीचर्स के दरमियान। तो इसमें एक बड़ा मसला है कि हम कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। एक टीचर दूसरे टीचर के ऊपर क्रिटिसाइज करेगा, तनकीद करेगा, एक मौलाना दूसरे मौलाना पर करेंगे, एक बड़ा कारोबारी दूसरे कारोबारी को, मिल्लत में ही चलता है सब। तो इससे बहुत कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे कैसे निकला जा सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैं इस्लामिक रेफरेंस नहीं दूंगा आपको जी, मैं वो बहुत दे सकता हूँ जी, और वो लोग भी जो दीनदार शख्सियत है वो भी दे सकते हैं, वो मसला नहीं। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको कल्चरल रेफरेंस देता हूँ, और वो लोग जो नॉन रिलीजियस है या फिर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके रेफरेंस देता हूँ। अच्छा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाइए, कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ले लीजिए, चाहे मेजर क्रिश्चियनिटी हो या मेजर एथिज्म इख्तियार कर लिया उन्होंने आज, ठीक है, जो भी हो, उन्होंने समाज में रहकर गिर गिर कर सीख लिया कि एक दूसरे को खींचने से मुल्क पीछे जाता है, समाज पीछे जाता है। तो उन्होंने दीन की वजह से नहीं, समाजी एटिकेट्स, कम्युनिटी एटिकेट्स को फॉलो करते हुए कहा नहीं, अगर समाज को आगे बढ़ना है तो जो ऊपर जा रहा है उसको और धक्का दे के ऊपर बढ़ाओ, तो फिर नीचे वालों को भी वो ऊपर ले जाता है, और तो फिर समाज ऊपर बढ़ता है, तो फिर इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली सारे बेनिफिट्स होते हैं, और पब्लिक इतनी ताकत में आ जाती है कि फिर गवर्नमेंट उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है। बिल्कुल। तो ये होता है, उन्होंने दीन से नहीं सीखा, है दुनिया से सीखा गिर गिर कर। जैसा को मैं कहूँ, किसी ने शराब पी, बहुत शराब पी, शराब की वजह से एक्सीडेंट हुआ, पैर हाथ तोड़ लिया, तो अब सीख लिया शराब पी की गाड़ी नहीं चलानी, तो उसको कोई कुरान हदीस का हवाला नहीं दिया था किसी ने, वो नॉन मुस्लिम भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा तो दीन ही हमको सारे अखलाक सिखाता है ऑलरेडी।
अब वो छोड़ दीजिए, वो अखलाक आपने क्यों नहीं अपनाया, वो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन आप दुनिया को तो सब फॉलो कर रहे हैं ना, दुनियादारी। जी तो मैं कह रहा हूँ दुनियादारी में भी आगे बढ़ना है, हाँ तो प्लीज जो आगे जा रहा है उसको आगे बढ़ाओ, खींचो मत, हाँ इसलिए कि वो आगे जाएगा तो आप भी आगे जाएंगे, सही तो समाज आगे जाएगा। एज सच एज अ कम्युनिटी हम लोग बहुत पीछे हैं। वो किसी फील्ड में ले लीजिए, जैसे आपने टीचर कहा, वो दूसरे टीचर से हसद रख रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ हमारे पास औरंगाबाद के अंदर एक पूरा एरिया है, हाँ ठीक है, क्रांति चौक से उधर चले जाइए, जी हाँ जी हाँ कितने ट्यूशन चल रहे हैं, बहुत एक से कितने एक ब्रांड्स हैं उनके, कितने नॉन ब्रांड्स हैं, मतलब छोटे छोटे लोकल हाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई एक दूसरे की खिंचाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ट्यूशन चल रहे हैं, यहाँ 4 लोग लड़ रहे हैं आपस जी में। हाँ वही कह रहा हूँ। तो क्वालिटी उनकी कैसे बढ़ी है, जी उनकी क्वालिटी ऐसी बढ़ी, किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोला, सब एक दूसरे को प्रमोट कर रहे। क्यों? तो ये बड़ा ब्रांड क्या बोल रहा है, बच्चे यहाँ आने तो दो, आएंगे तो मेरे पास भी आएंगे। हाँ वो ये सोच रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहीं से उसको भगा रहे आने ही हैं। नहीं चाहिए। तो कम्युनिटी का हाल ये है कि फिर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की टांग खींच रहा है, तो यहाँ का पेशेंट फिर वहाँ इलाज करा रहा है, एक टीचर दूसरे खींच रहा है, तो यहाँ का बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा है फिर। तो मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि आप कब ये समझेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वो कर दिखाया जो होना, जिस मुकाम पे होना चाहिए था। तो मैंने जनरल बोला था एजुकेशन का, जो कि आपने एग्जाम्पल में टीचर का, मैंने ये कहा था कि जब नॉन मुस्लिम इलाकों में ये बात मशहूर हो जाएंगी कि पढ़ना है तो वहाँ जाना पड़ता, पढ़ाना है तो वहाँ जाना पढ़ना पढ़ाना है बच्चों को तो वहाँ जाना पड़ता, इधर नहीं एजुकेशन। तो समझ लो आपने गेन कर लिया जो आपका मुकाम था। सही। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट तो कहीं कहीं चीजें निकलेंगी। यही टांग खींचने वाला मामला अभी हालिया दिनों में औरंगाबाद की पॉलिटिकल क़यादत का आपने देखे। तो अब चूंकि एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी थी, वो डैमेज हुई है। ठीक है, वो किसी के अपने जाति डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि आप और हम सब जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब एक मजबूत क़ायद के तौर पर उभरे थे, फिलहाल हार गए हैं। कोई मशवरा इम्तियाज़ जलील साहब के नाम? नहीं, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे तरफ से, चूंकि मैं उस लेवल की पॉलिटिक्स नहीं जानता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं इस फील्ड का माहिर हूँ। तो उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स रहे वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अगली बार के लिए। कम्युनिटी को मैं कुछ कह सकता हूँ, जो मैं जिनमें से हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं लीडर्स में नहीं हूँ, तो वो देख सकते हैं उस लेवल से क्या हो रहा है। एज अ वोटर मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें, और हमेशा के लिए मैं किसी पार्टी को प्रमोट और किसी को डिमोट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ जो आपको फ़ायदा दे सकता है, आपके समाज को फ़ायदा दे सकता है, आपके इलाके को फ़ायदा दे सकता है, उसको आपने लाना चाहिए। और हमने देखा, मतलब मैं, चूँकि हम लोग अब प्रमोशन नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आप जो हक़ाइक़ है वो बता रहे हैं कि हमको तो रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया था पिछले 25 सालों में, और अब कुछ सालों में, इन द सेंस के हमारे लीडर ने कोई मूवी नहीं खोला था कहीं जाकर के औरंगाबाद भी बुराई, हाँ, कि यहाँ कोई एक शहर भी बसता है, औरंगाबाद है, ऐसा भी कभी लिया नहीं गया, नहीं हुआ ना। हम लोग देखते थे ना, मतलब रिकॉर्डिंग्स आती पार्लियामेंट से, हम लोग देखते थे। तो एटलीस्ट कोई नुमाइंदा था, वो किसी मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से, वो एटलीस्ट आपकी एक बात पहुंचा रहा था जिस भी शक्ल में थी। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है उनकी बात, मैं उनको वो नहीं करता हूँ, मैं उनको टेस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं होता है ना हर किसी की राय, मैं उनको बिल्कुल भी सलाहियतमंद नहीं मानता हूँ, ठीक है, बट वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था। आप उससे अच्छा ला सकते थे फिर, मतलब आपके नेक्स्ट सीधन, अगर मैंने आज ये फोन यूज किया तो मेरे पास उससे अच्छी चीज है तो मैं उससे अच्छा ला सकता था, लेकिन कम्युनिटी ने सोचा नहीं उस बारे में। बल्कि मैं कहूँगा लोगों ने भी नहीं सोचा। चलिए कम्युनिटी छोड़ दीजिए, तो मुस्लिम समाज हो गया, लेकिन ओवरऑल लोगों ने नहीं सोचा। मैं कहूँगा जब भी वोट डाले इंसान सोच के डाले, ये बहुत अहमियत की चीज़ है कि आप जिसको ला रहे हैं वो आपके शहर के लिए फ़ायदेमंद है, आपके इलाके के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह फ़ायदेमंद है। तो मेरा तो रिलीजन से भी कोई वो नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं कि वो पार्टी से कोई आदमी होता नहीं, हमने तो करना ही नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। अल्लाह के रसूल की सीरत हमने पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे करते थे लोगों से, नॉन मुस्लिम लीडर से। तो हम क्या करेंगे, अगर एक लायक लीडर आप समझते हैं ये नॉन मुस्लिम है, तो हम उससे पहले मुआहदा कर लेंगे इलेक्शन से पहले कि हमको ये चाहिए, इसके बाद ये करना। बिल्कुल। और एक लायक मुसलमान है तो फिर तो उसको तो हमारे इशू मालूम ही है। तो बहरहाल ये एक संजीदगी की चीज़ थी, लेकिन मैं ये कहूँगा संजीदगी से वोटिंग तो होती ही नहीं है। तो बहरहाल सारे मसाइल कैसे आप जानते हैं। एक आखिरी 1-2 सवाल ये कि शहर में नशे की लानत बहुत बढ़ती जा रही है, और अफसोस ये होता है कि उसमें कम्युनिटी का एक बड़ा तबका, नौजवान तबका इन्वॉल्व है। इसकी शुरुआत में घरेलू माहौल की कितना किरदार है, मुझे इस चीज़ को समझना है, ताकि मैं ये समझना चाहता हूँ और अपने व्यूवर्स को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा गलत राह पर जा रहा है तो उसकी बुनियादी वजूहत क्या है, कि क्या ऐसी वजह रही कि वो आपके अपने घर में खुद को महफूज ना समझते हुए, खुद को सिक्योर ना समझते हुए, कंफर्ट ना समझते हुए अपने आप को बाहर कंफर्ट कर रहा है। तो इसमें घर का माहौल कितना अहम किरदार? देखिए, इसमें मेरी तो हमेशा से डे वन से यही आदत रही है, मेरी स्पीचेस भी इसके लिए मौजूद है। मैं हमेशा से यही कहता रहा लोगों को कि अपने आप को देखो,
उसको देखकर नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर लड़कियां भागकर जा रही है, तो मैंने कभी भी उनको नहीं देखा वो क्यों भागकर जा रही है। मेरा हमेशा सवाल इधर था, उधर नहीं था। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो गाड़ी तेज थी, गाड़ी तो तेज ही चलती है, गाड़ियां हर गाड़ी तेज चल सकती है। हमसे क्या हुआ, मैं सिस्टम से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, पेरेंट्स से क्या हुआ कि बच्चा माइनर तो नहीं था, गाड़ी सीखा नहीं सीखा, लाइसेंस किसने, मैं वैसे सोचता था। जैसे आपने क्वेश्चन किया ड्रग्स का, तो ड्रग्स पे जब भी मैंने बयान दिया या नशे पे दिया, मैंने कभी भी नशे करने वालों को कोसा नहीं अपने लेक्चर में। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम जहन्नुम में जाने वाले हो। कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये काम कर रहे हो तो इस दर्जे का हराम काम कर रहे हो कि तुम तो डबल जान फला, मैंने वो नहीं कहा। मैंने हमेशा बैक गया और पेरेंट्स से गुजारिश की, बच्चा नशा क्यों करता पहली बार वो जानने की कोशिश करो। वो डिप्रेशन की वजह से नशा करता है, जब उसको लगता है उसके इशू को सॉल्व नहीं कर सकता है घर में तो वो नशे की तरफ जाता है। जब उसको लगता है उसने ऐसी कोई खता और गलती कर दी जिसका कोई हल नहीं है, तब नशे में जाता है। वो नशा इसलिए करता है कि उसको ट्रेंड समझता है, फैशन समझता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपका बच्चा कॉलेज में गया था या आपकी बच्ची कॉलेज में गई थी, मैं दोनों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2013 में एक लेक्चर में कहा था कि लड़कियां नशा करी, तो लोगों ने बड़ा हंसी उड़ाई थी और कहा यार ये आदमी हमेशा क्या करता, चीजों को हवा देता। बड़ी बड़ी बात है, लेकिन हम दुनिया घूम चुके थे उस जमाने में। मैंने अभी एक साइकेट्रिस्ट का पॉडकास्ट किया अभी पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि ऐसी बच्चियां नशा कर रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और उनके गैंग है बाज़ाब्ता। और औरतें मर्दों से ज्यादा जल्दी नशा करती है और इम्पैक्ट उनको ज्यादा भी होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जल्दी से थोड़ा सा इम्पल्सिव होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जो जोश में भी आते हैं, मायूसी बहुत जल्दी आते हैं, इमोशंस उनके अलग है, तो वो तो ज्यादा प्रोन है कि उनको ये चीजें एडिक्ट हो जाए। तो ये सब, तो हमको वो सब चीजों को जानना चाहिए। ट्रेंड्स जैसा मैंने कहा, अभी ट्रेंड्स में बहरहाल चूंकि एक मीडिया है, लोग इसको देखेंगे। मैं आपको बता दूं, बच्चे नशा सिर्फ डिप्रेशन और ये सब नहीं, मैं जो ट्रेंड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अच्छे स्पोर्ट्स के लिए भी नशा कर रहे हैं बच्चे, बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि मैं अच्छा दिख सकूं, मैं रनिंग कर रहा हूँ आज, तो आज ज्यादा भाग लूं, मैं अच्छा दिखूं बोलकर मैं नशा कर ले रहा हूँ तो वो कर लूं। इवन मतलब ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स और ऐसे लोगों से, और वो लोग जो सोशल वर्कर्स एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनसे भी वो है। अभी तो हाल ही है कि आपका पार्टनर सेक्सुअली कितनी देर तक वो रहना, उसके लिए भी नशे किए जा रहे हैं और उसको जायज़ समझा जा रहा है। मतलब कि मैं फला है, मेरा पार्टनर ऐसा हो रहा तो मैं नशा कर लेता हूँ, ताकि सिर्फ ये कोई जिना नहीं कर रहे हैं, ये हलाल काम है, मैरिड कपल्स है, लेकिन उनमें भी ये चीज आ गई है कि ये चीज लेंगे तो इतनी देर तक हम कर सकते हैं, नतीजे नशे कर रहे हैं, एडिक्टेड हो जा रहे हैं। हाँ, तो कई चीजें हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमको उन पर वर्कआउट करने की जरूरत है, पेरेंट्स को। और कैसा वर्कआउट करने की जरूरत है? अगर पता चल गया बच्चे ने नशा किया है तो उसको घूरना भी नहीं, मारना तो दूर की बात, अच्छा अभी यहाँ से शुरू नहीं होगा जी। अभी नशे की हालत में जब नहीं है तो गले लगाने से बात शुरू होगी कि मेरी गलती क्या थी, तू मुझे पहले बता, कॉन्फिडेंस में लेने की, मेरी मिस्टेक क्या थी कि यार तू यहाँ चला गया। और ऐसे पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा जिन्होंने ऐसा किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। वो बच्चे आज खड़े रहकर नशे के खिलाफ बात करते हैं, तो उनको आपको गले लगाने की जरूरत है। और ये मैं दिल से नहीं कह रहा हूँ, मैं अरे यार ये बनावटी बातें करते, प्रैक्टिकली कौन करता, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था जिनका नाम रिवायत में नहीं है, तो उनको अब्दुल्ला कह दिया गया, अल्लाह का बंदा। अच्छा। ये उनका नाम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, जेनरिक नेम है। जैसा आप कौन है तो आप बोले अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, तो ये जेनरिक हो गया। आपका नाम है शारिक नक्शबंदी, लेकिन ठीक है, अल्लाह के बंदे सभी। तो हदीस में उनका नाम भी नहीं। वो आए और कहा मैंने कल रात नशा कर लिया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मारो इसको। अच्छा। तो लोगों ने जूते चप्पले मारे, तो हज़रत उमर वहां खड़े थे। तो हज़रत उमर ने कहा लानत है तुझ पर, कितने बार तू आ गया अल्लाह के रसूल के पास, मतलब वो पहली बार नहीं आए थे, कितने बार तू आ गया अल्लाह के रसूल के पास, शर्म नहीं आती तुझे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हज़रत उमर से कहा उमर, उसके ये कहकर अपने साथी को, अपने जो है इस सहाबी को शैतान का साथी मत बना दो, क्योंकि जो इसके बारे में मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मतलब क्या हुआ? अल्लाह रसूल से मोहब्बत कर तो नशा कर सकते, ये मतलब नहीं हुआ। मतलब ये हुआ नशा कब किया था? रात में। सजा लेने कब आया? नशा उतरने के बाद। ये एहसास हुआ ना, तो मोहब्बत थी ना अल्लाह और उसके रसूल की, तो सजा लेने आया। अगर तुम ऐसा कोसोगे तो शैतान का साथी कैसे बन जाएगा? वो नशा भी करेगा, आएगा भी नहीं, और वो दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएंगे। तो यहाँ उन पे लोगों ने लानत मलामत तू जहन्नुमी, ये किसी ने नहीं बोला, सजा दी गई, लेकिन सजा दी गई, चूंकि वो मल्टीपल टाइम की थी।
तो यहाँ क्या हुआ, कौन सा अप्रोच अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया, ये मोहब्बत वाला अप्रोच था, लेकिन मोहब्बत में भी एक नसीहत का पार्ट शामिल था कि दूसरे नहीं करना चाहिए, वो दे दिया गया उसको, लेकिन मोहब्बत था। तो अभी क्या करना है बेटे को, रिश्तेदार को, अभी नशा जब उतर जाए उसका तो गले लगाना है। अब शुरू करना है भाई कहाँ से हमारी गलती हुई, तेरी नहीं हुई कुछ भी। अब बात करेंगे वर्कआउट, चॉकआउट, प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स, क्या करेंगे, चलो अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, लेकिन जब तक इंटरनल मोटिवेशन पेरेंट्स से नहीं मिलेगा उसको छोड़ने का, ये साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग कुछ इफेक्टिव नहीं रहने वाली। अच्छा, बहुत सारी माएँ क्या करती मालूम, तेरे को मेरी कसम तू अब नशा नहीं करेगा, और वो कसम भी तोड़ता नशा भी करता। ये काउंसलिंग का तरीका नहीं। काउंसलिंग जब आपको देखना है कि वो नशे का आदी है, नशे का आदी इंसान खट से नशा नहीं छोड़ सकता। तो आप काउंसलिंग के बाद एक ड्यूरेशन देना पड़ेगा। जो काउंसलर भी कोई आप जाएंगे या साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग भी जो करते हैं या डॉक्टर्स भी तो ये करेंगे ना, आप क्या करेंगे भाई, 100 ग्राम्स का आप डोज ले रहे थे, अब 75 ग्राम्स का डोज, जो कि नशे का डोज नहीं होता, उसका अल्टरनेट डोज होता है, कोई दूसरी चीज होती। फिर 60 ग्राम्स का डोज, फिर 40 ग्राम्स का डोज, फिर 20 ग्राम्स का डोज, फिर 10 ग्राम का डोज, फिर 15 डेज में डोज, एंड धीरे धीरे खत्म। और कभी कभार कुछ अल्टरनेट चीज ऐसा, चबाने की आदत हो गई तो तुम चिंगम खाओ, तुमको पीने की आदत हो गई तो तुम क्या करो, रोज जूस पीने जाओ, वहां खड़ रहो, एक ठीक है चलने दो, वो सब कराते, वो थेरेपी जाओ। तो आप ऐसा कसम खिला देंगे, मैं फांसी को लटक जा रही, माँ बोल रही तुमने ऐसा करेंगे। दूसरा, समाज ने किसी बच्चे को जो नशा कर रहा है उसको मतलब कैटेगराइज नहीं करना, नशेड़ियों का ग्रुप, शराबियों का ग्रुप, फला का ग्रुप। तुमने और मैंने उनको रोकने की कोशिश की, तो फिर कैटेगराइज मत करो। कैटेगराइज करने से वो और जम जाते, दूर हो जाते, नहीं और जम जाते। हम तो कर ही रहे, तुम तो बोल ही रहे ना कि भाई फैसला, तुम तो आते आते हमको नशेड़ी बोल रहे, हम तो जहन्नुम में ही ना तुम्हारे हिसाब से, तो फिर आप और ज्यादा जहन्नुमी बनते हैं। तुम्हारे बेटे को भी लेते ऐसा होता है। तो आपने उनको कैटेगराइज नहीं करना, आपने ये कहना चाहिए ये हमारी मेहनत नहीं करने का नतीजा है, अपनी कमजोरी बतानी, इनको जॉब्स नहीं देने का नतीजा है, इनको फला नहीं करने का नतीजा। अब इन पे हम मेहनत शुरू करेंगे। तो एक ग्रुप होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में कुछ ग्रुप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, स्कूल्स में। तो ये एटीट्यूड से होगा। तो पेरेंट्स को जानना पड़ेगा नशा क्यों लिया, नशा क्यों लेने के बाद वो खस्मे लानत मलामत से, काम मार से नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके साथ मोहब्बत का रवैया रखना होगा। नशे से नफरत, नशे करने वाले से मोहब्बत, गुनाह से नफरत, गुनाहगार से नहीं, उसको तो आपको सही रास्ते पे लाना है। तो ये मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह वो होगा, और कम्युनिटी का सपोर्ट इसके अंदर हो, लोग इनके डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़े, इनको जिसको कहेंगे इसके लिए पैसे खर्च करे। कुछ जो बच्चे गरीब है जो इलाज नहीं करवा सकते, कुछ जगह इलाज की ज़रूरत होती है, सख्त इलाज, जो स्पेशली वो नशे करते हैं जो केमिकल फॉर्म्स में होते हैं, तो उसको पैसा लगता है, 40-40 दिन के कोर्सेज होते हैं, तो उनका घर चलना है। तो ये कम्युनिटी को करना होगा। नशेड़ी बोल के छोड़ नहीं सकते, चूँकि ये आज नशा करने वाला कल किसी का रेप भी कर सकता है, क्योंकि वो आपे में नहीं है, किसी का खून भी कर सकता है, किसी की माँ बेटी को रोज छेड़ भी सकता है, उसके घर में अपनी फैमिली को रोज मार सकता है, जिससे उसके 2-3 बच्चे बुराई में जा सकते हैं। तो लिहाजा आप एक आदमी को सही नहीं कर रहे हैं, आप एक सिस्टम को सही कर रहे हैं। तो ये भी सदका है। तो ये मेरी बात नोट करें, ज़कात सदका भी इनको दीजिए। ऐसे लोग जो गरीब है, बीमारियों में मुब्तला हो गए नशे की वजह से, अब हम क्या बोलेंगे, उन्हें खुद से किया ना, मैं क्यों पैसा लगाऊं। तो ये तो दुनिया में होंगे ही ना, गुनाह वो खुद से ही करेंगे। शैतान हाथ पकड़ के नहीं करवाता है, आप उसको रोकने में क्या मेहनत नहीं, अनिल मुनकर हमारा काम है ना बुराई से रोकना, तो हमको भी पार्टिसिपेट उसमें करना पड़ेगा। तो ये थे एडवोकेट फैज सैयद साहब, जिनसे हमने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और कोशिश की कि आपकी शख्सियत के ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं, आपके कॉज को लेकर, आपकी तहरीक को लेकर जो गलतफहमियां हैं, और आपके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, वो हम आप तक पहुंचा सकें। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना कमेंट लिखकर हमारी कोताहियों से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शारिक नज़बंदी साहब का एक चैनल भी है जिसका नाम शारिक ऑफिशियल है। तो मैं गुजारिश करूँगा सामीन से कि उस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, जिस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है बेहतरीन मालूमात जो कौम और मिल्लत के फ़ायदे की होंगी वो आप देख सकते हैं।